ओके। तो कल हम बात कर रहे थे, कुछ इंट्रोडक्शन हमने दिया था, इकोनॉमी क्या होती है, ठीक है, और किस किस तरह के इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं, कैपिटलिज्म है, सोशलिज्म है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, और किस तरह से हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। देखिए, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, जो भी ये नेशनल इनकम अकाउंटिंग है, ये अपने आप में एक डिटेल टॉपिक है। ये हम थोड़ा लेटर ऑन डील करेंगे, कंप्लीट एक टॉपिक है अपने आप में। फिलहाल हम, क्योंकि आपको मैंने जीडीपी का इंट्रोडक्शन दे दिया था, तो आप थोड़ा सा वो समझ पाओगे चीज को। तो हम एक्चुअली शुरुआत करेंगे आज विद द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो जीडीपी और जीएनपी वाला टॉपिक एक अलग है, वो हम सेपरेटली डील करेंगे। तो इंडियन इकोनॉमी की जो मेजर प्रॉब्लम्स है उनके बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे। 6-7 मेजर टॉपिक्स हैं इसमें जो हम डिटेल में कवर करेंगे। इंडियन इकोनॉमी की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है एवर सिंस इंडिपेंडेंस, वो रही है क्रॉनिक पॉवर्टी। अब क्रॉनिक का मतलब क्या होता है? जो पुरानी है। देखिए, दो तरह की बीमारियां होती हैं, डॉक्टर साहब आपको बता सकते हैं। एक तो होती है एक्यूट, यानी प्रॉब्लम सेवियर है लेकिन अभी अभी डेवलप हुई है। एक्यूट पेन, अचानक पेन डेवलप हुई है पेट में, एक्यूट है। लेकिन एक होती है क्रॉनिक पेन, 20 साल से चल रही है, बट एक्यूट नहीं है, शार्प नहीं है पेन, धीरे धीरे हल्की हल्की चल रही है। तो क्रॉनिक का मतलब है कि जब से हम पैदा हुए हम ऐसे ही हैं। अब अंग्रेजों के जमाने की बात तो छोड़ो, उस जमाने में तो बहुत ज्यादा पॉवर्टी थी, लेकिन अंग्रेजों के जमाने की बात करें तब भी इंडिया हैज टिपिकली बीन अ नेशन फुल ऑफ पॉवर्टी। आपको अंदाजा दूं कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया में जो बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल है उनकी संख्या कोई 70% से भी ज्यादा थी हिस्टोरिकली। अब पॉवर्टी क्या है, पॉवर्टी डिफाइन कैसे करते हैं, वो एक अलग टॉपिक है अपने आप में, उसकी हम बात करेंगे। लेकिन इन जनरल पॉवर्टी का मतलब है कि किसी व्यक्ति के पास जिंदा रहने के लिए जो बिल्कुल मिनिमम वस्तुएं वो भी ना हो। क्या क्या वस्तुएं हैं? खाना सबसे पहली। देखिए, दो तरह की पॉवर्टी होती है। एक पॉवर्टी होती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी और एक होती है रिलेटिव पॉवर्टी। अब रिलेटिव पॉवर्टी तो आपको अमेरिका में भी मिलेगी, ऐसी बात नहीं है। वहां भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो रिलेटिवली दूसरों की तुलना में पुअर हैं, और रिलेटिव पॉवर्टी हमेशा रहेगी, वो हमेशा रहने वाली है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एब्सोल्यूट पॉवर्टी की। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब कि किसी व्यक्ति के पास सर्वाइवल के लिए जो मिनिमम नीड्स हैं, यानी खाना है, वो भी उसे ना मिले। अब जैसे इंडिया में टिपिकली हम पॉवर्टी कैसे डिफाइन करते रहे हैं, अब तो चलो डेफिनेशन पिछले 20-30 साल में काफी चेंज भी हुई है। आजकल वैसे क्या डेफिनेशन है बताइए? अगर आप पॉवर्टी को डिफाइन करना चाहें, आजकल क्या डेफिनेशन है, गवर्नमेंट का क्या क्राइटेरिया है? भाई, गवर्नमेंट जब फ्री राशन दे रही है गरीब कल्याण योजना में या अंत्योदय योजना में फ्री राशन दे रही है, तो कोई ना कोई तरीका तो होगा ना कि कौन पुअर है कौन नहीं है। तो क्या तरीका अपनाती है गवर्नमेंट? रीमा, आपका नाम रीमा है ना? तो गवर्नमेंट क्या तरीका अपनाती है, किस तरह से वो सस्ता राशन देती है, फ्री राशन देती है? कभी देखा आपने किसी को फ्री राशन मिलता हो या सस्ता राशन मिलता हो वो राशन की दुकानों पे? तो किसको दिया जाएगा ये तो पता होना चाहिए ना। हाँ, वो कैसे सेट होती है वही पूछ रहा हूँ। हाँ, वो पुरानी बात होगी, कैलोरी वाली बात बहुत पुरानी होगी अब। वो सही बात है आपकी, कंजम्पशन जो है पहले कैलोरी कंजम्पशन पे बेस थी। ये डेफिनेशन किसी जमाने में रही है कि रूरल एरिया में 2400 कैलोरी है, अर्बन में 2100 कैलोरी है मिनिमम, लेकिन वो बड़ी पुरानी डेफिनेशन है। वो अब थोड़ा सा चेंज आए हैं उसमें काफी। दरअसल हुआ ये था कि जब इंडिया में प्लानिंग कमीशन बना तो गवर्नमेंट का मानना ये था कि कोई व्यक्ति अपने लिए खाना कमा ले, बाकी तो हम फ्री दे देंगे। आपका सवाल ये भी बन सकता है ना कि खाने के अलावा भी तो जिंदा रहने के लिए बहुत कुछ चाहिए। इंसान को घर होना चाहिए, इंसान के कपड़े होने चाहिए, इंसान के घर में पंखा भी होना चाहिए। लेकिन सरकार का अजम्पशन क्या था कि हमने सोशलिस्ट सिस्टम बनाया है, प्लानिंग कमीशन बनाया है, लोग अपने खाने लायक कमा लें, बाकी हम दे देंगे। यानी फ्री में हम स्वास्थ्य की सुविधाएं दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। हालांकि उसमें से सच कुछ भी नहीं है, उसमें कुछ भी सच नहीं है, क्योंकि सब कुछ हम ही कर रहे हैं, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही प्रैक्टिकली। तो गवर्नमेंट आजकल जो पॉवर्टी लाइन डिफाइन करती है दैट इज बेस्ड ऑन व्हाट यू कॉल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट की जो करंट डेफिनेशन है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर बेस्ड है।
कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिफाइन करती है गवर्नमेंट कि गांव में कोई बंदा अगर 32 रुपए रोज नहीं खर्च सकता और शहर में 47 रुपए नहीं खर्च सकता तो वो है बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल। इस तरह से गवर्नमेंट आजकल डिफाइन कर रही है। जो सी रंगराजन पैनल का रिपोर्ट है उसके मुताबिक 47 रुपए डेली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है शहरों में और 32 रुपए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है गांव में। ये गवर्नमेंट की अपनी डेफिनेशन है। तो जो इससे नीचे है वो बीपीएल है, उनको गवर्नमेंट मानती है पुअर। और आपको पता है कि इतनी पॉवर्टी है अब भी, और कई बार मुझे बड़ी हैरानी भी होती है, दुख भी होता है कि आज भी इंडिया की 140 करोड़ की जो पॉपुलेशन है इसमें से 80 करोड़ लोगों को सस्ता या फ्री अनाज दिया जा रहा है। अब आप देखिए कितनी बड़ी तादाद है ये, कितना ह्यूज नंबर है ये। और इसमें जो गरीब कल्याण योजना है गवर्नमेंट की, वो करते क्या है, इसमें इन्होंने 75% गांव के लोगों को शामिल किया है, टोटल रूरल पॉपुलेशन का 75%, और शहरों की पॉपुलेशन का 50% है। तो मिला जुला के अगर आप देखें तो लगभग ये 2/3 पॉपुलेशन तो बन गई आपकी, 67% 66% बन गई पॉपुलेशन आपकी, मोटा मोटी 80 करोड़ पॉपुलेशन। इनको आप गरीब कल्याण योजना के अंदर या तो बिल्कुल फ्री दे रहे हैं, जो बिल्कुल फ्री वाले वो अंत्योदय है, क्योंकि पॉवर्टी में भी कैटेगरीज आ गए। पॉवर्टी में एक अल्ट्रा पुअर होता है, अल्ट्रा पुअर बिल्कुल एक्सट्रीमली पुअर जिसको बोलते हैं, उस योजना को ये बोलते हैं अंत्योदय, यानी अपलिफ्ट ऑफ द पुअरेस्ट। इसमें तो बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई पैसे नहीं लगते। लेकिन जो बाकी गरीब कल्याण योजना वगैरह है उसमें कम पैसे लगते हैं, 1 रुपए किलो 2 रुपए किलो ऐसे कुछ चलता है। और उसमें प्रति व्यक्ति ये 5 किलो अनाज प्रति महीना देते हैं, 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति महीना, 1 रुपए के रेट पे 2 रुपए के रेट पे, ऐसे कुछ इनकी योजना है जिसमें 80 करोड़ लोग कवर्ड है। तो आप देखिए कि आजादी में अगर 70% रेट था पॉवर्टी का, तो आज कौन सा कम है। गवर्नमेंट जो मर्जी बोलती रहे कि 22% हो गई है पॉवर्टी लोगों की संख्या, लेकिन सच्चाई कहीं डिफरेंट है बिल्कुल। क्योंकि गवर्नमेंट का डेटा कितना पुराना आप देखिए, आपको पता है इंडिया में 2011 के बाद कोई पॉवर्टी का हेड काउंट ही नहीं हुआ, पॉवर्टी की कोई गिनती नहीं हुई है। 11 के बाद तो सेंसस भी नहीं हुआ है। इतनी हैरानी की बात है कि आपके पास 13 साल से कोई पॉवर्टी का डेटा ही नहीं है, कोई हेड काउंट नहीं है, कितने लोग पॉवर्टी में हैं, कितने बड़े हैं, कितने कम हुए। अब आप देखिए कोरोना आया 3 साल पहले, कोरोना के दौरान प्राइवेट बॉडीज का ये एस्टिमेट है, और बड़ी रिलायबल बॉडीज हैं, वो बड़ी रिस्पेक्टेड बॉडीज हैं, कि कम से कम 6 करोड़ लोग गरीबी में दोबारा धंस गए कोरोना के कारण। क्यों, वो शहरों में काम करते थे, वापस गांव चले गए, और गांव के बाद बहुतेरे लोग वापस गए ही नहीं है। तो गरीबों की संख्या कितनी है हमें कोई आइडिया ही नहीं है, सच्चाई तो ये है। तो क्रॉनिक पॉवर्टी इंडिया की बहुत बड़ी समस्याओं में रही है, दैट इज नंबर 1। पॉवर्टी अपने आप में एक अलग टॉपिक है, हम डिटेल में उसकी बात करेंगे। सेकेंड प्रॉब्लम ऑफ इंडियन इकोनॉमी हैज बीन लो पर कैपिटा इनकम, लो पर कैपिटा इनकम। अब आप इसको ना तीसरी प्रॉब्लम से ना थोड़ा लिंक करिए, और तीसरी प्रॉब्लम है पॉपुलेशन प्रेशर। तो बात आपको एकदम झट से समझ आएगी कि लो पर कैपिटा इनकम क्यों है। पर कैपिटा इनकम होती क्या है सुकृति, व्हाट इज पर कैपिटा इनकम? अ नेशंस इनकम, आगे। ये आपने क्या कह दिया, इनकम और एक्सपेंसेस इसमें कहां से आ गए? मैंने तो एक्सपेंसेस नाम का वर्ड ही नहीं यूज किया। क्या क्या, वो तो जीडीपी हो गया, जो आप बता रहे हो वो तो जीडीपी हो गया, वो तो कल हमने किया था नेशन की इनकम। हम तो प्रति व्यक्ति आय की बात कर रहे हैं, कैपिटा का मतलब हेड होता है, प्रति पर्सन, पर पर्सन इनकम। तो पर पर्सन इनकम होती है एवरेज, यानी आपका जीडीपी कितना है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल, पर कैपिटा जीडीपी, पर कैपिटा इनकम। अगर आज भी मैं बात करूं आपसे लेटेस्ट डेटा की, तो इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है, जो लेटेस्ट डेटा हमारे पास आया है, वो लगभग कोई 2400-2500 डॉलर पर पर्सन पर ईयर है, पर पर्सन पर ईयर। डॉलर के हिसाब से अगर मैं गिनूं तो 2500 को आप 80 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर 80 का डॉलर है तो कितना बन गया, लगभग 2 लाख प्रति व्यक्ति प्रति साल। तो बटा 12 कर दीजिए 2 लाख का, मोटा मोटी कितनी इनकम बन गई?
मोटा मोटी कितनी इनकम बन गई? लगभग 16,000 समथिंग कुछ बन गई। तो प्रति व्यक्ति भारत में जो आय है आज भी 16,000 प्रति व्यक्ति प्रति महीना है, पर कैपिटा इनकम, विच इज डेफिनेटली ऑन द लोअर साइड, डेफिनेटली बहुत लो है ये। और वो क्यों है? आपके ऊपर पॉपुलेशन का प्रेशर ही बड़ा जबरदस्त है। इतना जबरदस्त प्रेशर है कि इंडिया में सही जो ग्रोथ पॉपुलेशन का है वो मतलब 50s के बाद आया। इंडिया में रियल ग्रोथ पहले नहीं था, वो 50s के बाद है। रियलिटी में स्पेसिफिकली 61 से लेके और 81 के बीच का जो ये 20 साल है ना, ये रियल पॉपुलेशन बूम के साल रहे हैं। आपको कारण बाद में हम डिस्कस करेंगे, पॉपुलेशन भी अपने आप में एक टॉपिक है। तो पॉपुलेशन प्रेशर बहुत है आपके ऊपर। रियलिटी में इंडिया की जो पॉपुलेशन, आपको हैरानी होगी कि जब आजादी मिली है कितनी रही होगी? मुश्किल से 34 करोड़, 34 करोड़। इन 47 इंडियाज पॉपुलेशन वाज 34 करोड़ और आज उसका 4 गुना से भी ज्यादा है। तो रियल ग्रोथ कब हुआ? पॉपुलेशन का इंडिपेंडेंस के बाद हुआ, पहले नहीं हुआ। 34 करोड़ पे पहुंचने में आपने पता नहीं कितने हजार साल लगा दिए। मान लीजिए इंडिया 5,000 साल पुराना है, हिस्ट्री है इंडिया की, वहां से लेके 34 करोड़ होने में आपने 5,000 साल लगाए और उसका 4 गुना होने में 140 करोड़ होने में आपने कितने साल लगाए? 70 साल लगाए सारे। तो कितना फर्क है देखिए जरा। सो जो रियल ग्रोथ आपकी पॉपुलेशन का हुआ है वो आजादी के बाद हुआ। अब आप देखिए, आपका जीडीपी है कम। कल मैंने आपसे जिक्र किया था कि जीडीपी आपका लो रेट पे ग्रो कर रहा है, इनकम आपकी 5-4-6% पे ग्रो कर रही है, पॉपुलेशन आपकी धड़ाधड़ बढ़ रही है। तो होगा क्या? जीडीपी पर कैपिटा निकलेगा कैसे? पीसीआई निकलेगी कैसे? नंबर ऑफ इनकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल। तो पीपल आपके बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, नीचे वाला पार्ट बहुत बढ़ रहा है, ऊपर वाला पार्ट बहुत कम बढ़ रहा है। तो खाने वाले ज्यादा हैं, कमाना कम है, तो आपकी पर कैपिटा लो ही रहेगी। सिंपल सी बात है, समझे बात आप? ठीक है जी। तो दैट इज पॉइंट नंबर 3। इसकी हम डिटेल में भी बात करने जा रहे हैं। फोर्थ प्रॉब्लम हमारी रही है एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। देखिए, इंडिया प्राइमरली एग्रीकल्चरल ड्रिवन कंट्री रहा है, लेकिन हमारी समस्या क्या रही है कि ज्यादातर जो लोग जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बिजनेस धंधा कर रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि एग्रीकल्चर का शेयर बड़ा डाउन जा चुका है। कल मैंने आपसे जिक्र किया था 15-16% इनकम एग्रीकल्चर से निकलती है टोटल की। हमने जिक्र किया था ना कि 100 में से लगभग 55-56 रुपए सर्विसेज के हैं, 28-29 इंडस्ट्री के हैं और 15-16 एग्रीकल्चर के। अब आप सोचिए 15 रुपए के ऊपर कितनी पॉपुलेशन डिपेंडेंट है? 47%। एग्रीकल्चर में टोटल वर्कफोर्स का 47%, यानी आधा काम कर रहे हैं। हाफ ऑफ टोटल वर्कफोर्स इज वर्किंग इन एग्रीकल्चर, जहां से कमाई बड़ी कम है। इतनी ज्यादा डिपेंडेंस है। अब एग्रीकल्चर की अपनी प्रॉब्लम्स हैं कि ये खतरनाक क्यों है, मैं इस पे डिटेल में हम बाद में बात करते हैं, टॉपिक है अपने आप में एक अलग कि एग्रीकल्चर में क्या प्रॉब्लम्स है। सो एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री ना करना, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है जी। फिर फिफ्थ प्रॉब्लम हम कह सकते हैं क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट। क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा, वैसे अनएम्प्लॉयमेंट होती क्या है? आपका नाम क्या है? प्रतीक। प्रतीक, व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट? बेरोजगारी होती क्या है? अगर कोई व्यक्ति है, ठीक ठाक है, हट्टा कट्टा है, फिजिकली पढ़ा लिखा है, या पढ़ा लिखा नहीं भी है तब भी कोई बात नहीं है, काम कर सकता है, हाथ पैर सलामत है, काम मिल रहा है, काम मिल रहा है, पैसे भी मिल रहे हैं, काम नहीं करना चाहता, तो क्या उसे आप अनएम्प्लॉयड बोलेंगे? नहीं, वो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, वो तो हड्डियों में हराम पड़ गया है। वो ऐश परस्ती है, वो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट में 3 चीजें होती है, याद रखिए। अनएम्प्लॉयमेंट बोलते किसको है? आपके पास काम करने की योग्यता है, क्वालिफाइड, नॉट नेसेसरली बीए बीएससी की हो, काम करना आना चाहिए आपको, ठीक है, वो काम आपको आना चाहिए, आप काम करने को तैयार हैं, सैलरी आपको मंजूर है, काम आपको नहीं मिल रहा। तो जब तक आपके अंदर ये तीनों बातें ना हो तब तक अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। यानी तीनों बातें पूरी हैं, क्वालिफिकेशन है, विलिंगनेस है, सैलरी मंजूर है, और काम आपको नहीं मिल रहा, ये है अनएम्प्लॉयमेंट।
और कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत ज्यादा, ये भी अपने आप में एक टॉपिक आगे हम डील करेंगे। बट अनएम्प्लॉयमेंट की क्या हालत है आप सोचिए। मोदी जी जब आए थे सत्ता में 2014 में, तो इन्होंने चुनावी वादा किया था कि मैं हर साल 2 करोड़ जॉब क्रिएट करूंगा। खैर मुझे पता था ये झूठ है, झूठ के पैर नहीं होते हैं। शायद एवरेज नंबर ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स पर ईयर इन इंडिया जो क्रिएट किए हैं सरकार ने, वो 5 लाख से ज्यादा नहीं है। तो 2 करोड़ इंटू 10 कर दे, 10 साल इनको हो गए, तो 20 करोड़ अगर जॉब क्रिएट होते हैं, भारत से तो गरीबी दूर हो जाती है। आप करेंगे कहां से भाई? ये जो राहुल गांधी जी वादे करते हैं कि मैं 1 लाख हर महिला को दे दूंगा, भाई उससे वो अमाउंट कैलकुलेट कर लो, 65 लाख करोड़ का तो वो अमाउंट है, इतना तो इंडिया का बजट ही नहीं है। उन झूठों को आप साइड पे रखो। द पॉइंट इज, इंडिया में एवरेज जो ग्रेजुएट है उनका नंबर हर महीने का जो नए पैदा हो रहे हैं वो है लगभग 10 लाख। 10 लाख नए ग्रेजुएट इंडिया में हर महीने पैदा होते, 1.25 करोड़ हो गए 10 साल में, यानी 12 करोड़ 12.5 करोड़ और ग्रेजुएट जुड़े हैं लिस्ट में। उसके जो पहले फौज है उसकी मैं बात ही नहीं कर रहा। तो अब आप अंदाजा लगा लो कि कितनी बेरोजगारी, ये पढ़े लिखे की बात कर रहा हूं मैं। अभी और टाइप की भी अनएम्प्लॉयमेंट होती है, इसकी मैं बात ही नहीं कर रहा आपसे, वो हम डिटेल में बात करेंगे जब अनएम्प्लॉयमेंट की टाइप्स की बात होगी, कि अनएम्प्लॉयमेंट का कारण क्या है, कहां से आते हैं, वो भी हम बात करेंगे। बट बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम है, क्रॉनिक पुरानी प्रॉब्लम है, क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट की। ठीक है जी। अगली प्रॉब्लम हमारी है इन इक्वेलिटी ऑफ वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। इनइक्वालिटी इन वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप थोड़ा न्यूज़पेपर फॉलो करें, मीडिया देखें, तो पिछले 15 दिन में ऐसी इतनी खबरें आई हैं। पुरानी बात है वैसे तो, कोई ऐसी तो नहीं कि नई बात है, हमें पता नहीं है। हाँ जी पदम, आर यू गेटिंग द ऑडियो? प्लीज टाइप यस इफ यू आर गेटिंग द ऑडियो करेक्टली। प्लीज टाइप यस इफ यू आर गेटिंग द ऑडियो। must be getting it right because otherwise he would have complained by now. Anyway, so inequality, तो मैं आपसे कह रहा था कि अगर आप थोड़ा सा मीडिया फॉलो करें तो पिछले 15-20 दिन में काफी खबरें ऐसी आई हैं कि इंडिया में वेल्थ की जो पोजीशन के मामले में बहुत ही इनइक्वालिटी है, डिस्पैरिटी है। यानी बहुत कम लोगों के पास बहुत पैसा है और बहुत ज्यादा लोगों के पास कुछ भी नहीं है या बहुत ही कम पैसा है। वो खबर ये आई थी कि इंडिया का जो टॉप 1% पॉपुलेशन है, इसके पास टोटल वेल्थ का, इंडिया की टोटल वेल्थ का 40% है। ये बड़ी प्रोमिनेंट खबर आई है। ऐसी खबरें पहले भी आती रही, ऐसी रिपोर्टें पहले भी आती रही हैं कि इंडिया में बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी है। और ये डिस्पैरिटी, मजेदार बात ये है, दुख की बात ये है कि अंग्रेजों के जमाने में जो डिस्पैरिटी थी उससे कहीं ज्यादा। तो ये तो और भी दुख की बात है कि हम गुलाम थे तब हमारी इतनी बुरी हालत थी, आज उससे भी बुरी हालत है। तो गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। इसका एक आपको और सबूत देता हूं। जब कोरोना चल रहा था या खत्म होने वाला था, तो जो इकोनॉमिस्ट लोग हैं इनकी आपस में बहस थी। कई लोग कह रहे थे कि इकोनॉमिक जो रिकवरी है वो वी शेप होगी, यानी आपकी जो इकोनॉमी है, कोरोना के दौरान आपको पता है काम धाम सारा बंद था, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही थी, तो पैसा आएगा कहां से? उनका कहना था कि सीधी आपकी इकोनॉमी अगर कोरोना के दौरान -24% गई है, जीडीपी हमारा 24% गिरा था, रिकॉर्ड गिरा था, सारी दुनिया का गिरा था, कोई बड़ी बात नहीं, काम तो कहीं हुआ नहीं, हमारी सिर्फ खेती बड़ी चल रही थी क्योंकि फसलें तो उग रही हैं, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो उनका कहना था कोरोना खत्म होगा तो आपका एकदम शार्प जीडीपी में रिकवरी होगा, वी शेप रिकवरी होगा, ये कईयों का कहना था। कुछ लोग कहते थे वी शेप नहीं होगा, ये होगा यू शेप, जेंटल होगा, इतना सीधा सीधा नहीं जाएगा, ये ग्रोथ पहले नीचे जाएगा, धीरे धीरे करके फिर ये यू शेप में ऊपर जाएगा। ये दूसरा लोगों का विचार था। लेकिन एक्चुअल में ना तो ये हुआ ना ही ये हुआ, दोनों में से कुछ नहीं हुआ। रियलिटी क्या हुई है? रिकवरी हुई है के शेप, ए वाली शेप में। अब मैं आपको इसका सबूत देता हूं कि के शेप का मतलब क्या है और इसका एविडेंस क्या है। के शेप का मतलब है कि पॉपुलेशन के दो हाफ हैं, एक ये अपर हाफ है जो अमीर लोग हैं, एक ये लोअर हाफ है जो गरीब लोग हैं। तो कोरोना के खत्म होने के बाद जो तो अमीर लोग थे वो और अमीर हुए हैं, जो गरीब लोग थे वो और गरीब हुए हैं। उसका एविडेंस क्या है? देखिए, एविडेंस गरीबी का अमीरी का हम देखते हैं कंजम्पशन से। आप एक बात बताइए, अगर गांव से लगातार रिपोर्टें आए कि चीनी कम बिकनी शुरू हो गई है,
चाय पत्ती कम बिकनी शुरू हो गई है, चॉकलेट कम बिक रहे हैं, फ्रिज कम बिक रहे हैं, गाड़ियां कम बिक रही हैं। ये बड़ी चिंता का विषय है। क्यों? इसका मतलब क्या है? फसलें अच्छी नहीं हुई है। आपको पता है हमारी सरकार को मानसून की टेंशन क्यों होती है? इंडस्ट्री को मानसून की टेंशन की, सोच के देखो जरा। हमारी जो गाड़ियां बनाने वाली कंपनी, इनको मानसून की बड़ी टेंशन होती है। अगर आज खबर आ जाए ना कि मानसून अच्छी नहीं है या इस बार सूखा पड़ेगा, तो इनकी तो रातों की नींद उड़ जाएगी। आप सोचिए क्यों, बताइए क्यों? अगर आज खबर आ जाए कि मानसून बेकार है, इस बार अच्छी नहीं है, तो मारुति की नींद उड़ जाएगी, बजाज की नींद उड़ जाएगी, होंडा एक्टिवा की नींद उड़ जाएगी। क्यों? सोचिए। हाँ, तो कमाई तो होगी नहीं, कमाई नहीं होगी तो स्कूटर कौन खरीदेगा? आपको याद रखना है, जब तक डिमांड क्रिएट नहीं होगी इकोनॉमी नहीं चलेगी, परचेजिंग पावर नहीं आएगी, हाथों में कुछ नहीं बिकेगा। तो अगर गांव से रिपोर्टें आ रही हैं, गाड़ियों की तो बात ही दूर की है, मैं तो चीनी पत्ती पे आ रहा हूं, तो आप क्या नतीजा निकालेंगे? लोगों के पास खर्चने के लिए पैसे नहीं है। दैट इज अ वरिंग ट्रेंड, है नहीं? ये चिंता की बात है कि लोगों के पास खर्चने के लिए पैसे नहीं है, डिमांड ही नहीं है। तो हुआ क्या है, तीन आइटम ऐसी है, स्मार्टफोन, गाड़ियां और हाउसेस। स्मार्टफोन, व्हीकल, ऑटोज और हाउसेज, ये तीनों चीजें जो सस्ती वाली हैं वो कम बिक रही हैं। इनकी डिमांड कम हुई है 2 साल में। सस्ते स्मार्टफोन जो 10,000 तक के सस्ते गिनते हम, कम बिक रहे हैं। गाड़ियां कम बिक रही हैं। सस्ते घर कम बिक रहे हैं। महंगी गाड़ियां, महंगे घर, महंगे फोन ज्यादा बिक रहे हैं। अब ये नॉर्मल इकोनॉमिक बिहेवियर के बिल्कुल खिलाफ चीज है। ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। रैशनल बिहेवियर तो ये कहता है कि सस्ती चीज ज्यादा बिकनी चाहिए। क्या कहता है लॉ ऑफ डिमांड? क्या बोलता है कि सस्ती चीज ज्यादा बिकती है। लेकिन यहां तो ऐसा नहीं हो रहा। अब आप बताओ क्या हो रहा है कि गाड़ियां महंगी ज्यादा बिक रही हैं। आपने देखा होगा एसयूवी का ट्रेंड इंडिया में बहुत ज्यादा है। 20-20-50 लाख की गाड़ियां बहुत चल रही हैं, जबकि जो मारुति है वो कम बिक रही है। क्यों बिक रही है भी कम? क्योंकि जो पुअर हाफ है, जिसने मारुति खरीदनी है, उसके पास पैसे नहीं। तो ये के शेप रिकवरी हुई कि नहीं हुई? हुई ना के शेप रिकवरी। ये ना तो वी शेप है ना यू शेप है, ये के शेप है, जिसमें अमीर और अमीर हुआ, गरीब और गरीब हुआ। तो डिस्पैरिटी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ रही है, गैप बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जो पहले था अब और बढ़ रहा है। ठीक है जी, ये हो गया आपका इन इक्वेलिटी। और बाकी वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में जो इन इक्वेलिटी है, उसका लिंक लैंड से भी है, वो हम बाद में डिटेल में बात करेंगे जब एग्रीकल्चर की बात होगी। फिर हमारी एक प्रॉब्लम रही है इंफ्रास्ट्रक्चर। चलिए सबसे पहले ये बताइए, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बला क्या होती है? बहुत बातें हम करते हैं कि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है, इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड है, होना चाहिए। होता क्या है ये बताइए। आप बताइए, क्या नाम है आपका? राजविंदर। राजविंदर, व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर? नहीं, वो तो एग्जाम्पल आपकी सही है, मैं तो डिफाइन करने को बोल रहा हूं। परिभाषा क्या है, किस चीज को बोला जाएगा? आप, ये पेन है, क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं? ये पेन इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं? ये लाइट इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं? तो हमें पता होना चाहिए ना पैरामीटर क्या है। क्या पैरामीटर है? हाँ जी, आप बताओ, आपका नाम क्या है? ऊंचा बोलिए। सिमरन। सिमरन, ये पैरामीटर क्या है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है? किसको बोलेंगे आप? कुछ तो तरीका होना चाहिए हमारे पास। अगर आपने डैम को बोला, रोड को बोला, आपने ट्रेन लाइन को बोला, या आपने एयरपोर्ट को बोला। देखिए क्या होता है, इकोनॉमी के अंदर कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करते हैं। वो चलेंगे तो ग्रोथ होगा, चलेंगे तो पैसा आएगा, ग्रोथ होगा। लेकिन कुछ पार्ट ऐसा है कि जो करता कुछ नहीं है, लेकिन उसके बिना कुछ होता भी नहीं है। मान लीजिए आपने कहीं फैक्ट्री लगाई, प्लांट लगाया, अब आपने माल बनाया, माल भेजने के लिए आपके पास सड़क ही नहीं है, तो आप अटक गए। तो सड़क क्या हुई? सड़क वैसे कुछ नहीं कर रही, बेकार पड़ी सो रही है। पर सड़क क्या करती है? आपकी ट्रांसपोर्टेशन को फैसिलिटेट करती है। राइट? बिजनेस लगाया आपने, ठीक है, फोन लाइन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि टावर नहीं है। तो टावर पड़ा पड़ा तो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन फोन उसके जरिए संभव होगा। सो इंफ्रास्ट्रक्चर वो सेक्टर होता है विच डज नॉट कंट्रीब्यूट टू एनी ग्रोथ डायरेक्टली,
but it is essential for any economic growth. इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी इकोनॉमी का वो भाग है which does not contribute to economic growth directly but is essential to any economic activity. और इंफ्रास्ट्रक्चर में अक्सर हम सोचते हैं कि सिर्फ फिजिकल की बात हो रही है। ये ध्यान दें, इंफ्रास्ट्रक्चर केवल फिजिकल नहीं होता। जो रोड्स हैं, जो डैम्स हैं, जो एयरपोर्ट है, जो ट्रेन की लाइनें हैं, ये फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, राइट? ये फिजिकल नजर आ रहा आंखों से। लेकिन एक और इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वो सोशल होता है। वो क्या होता है? मान लीजिए आपकी इकोनॉमी में रोड्स की कोई कमी नहीं है, एयरपोर्ट अच्छे हैं, डैम सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन कंपनियों को काम करने के लिए पढ़े लिखे बंदे ही नहीं मिलते। अब आईटी कंपनियां आपकी हैं, लगातार शिकायत करती हैं कि 100 बंदा इंटरव्यू देने आता है, बीटेक इंजीनियर 80 का पहला पेपर फेल हो जाता है। दैट इंडिकेट्स द पुअर क्वालिटी ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे अच्छा होगा? लोग पढ़े लिखे हों, राइट स्किल हो उनके पास, हेल्थ उनकी बढ़िया हो, वो भी जरूरी है। अब सोमालिया जैसे देश में आधी जनसंख्या को एड्स है, तो वो काम क्या करेगी बताओ? अगर आपके बच्चों को कुपोषण है, अगर आपके छोटे बच्चों को कुपोषण है, आधों को अनीमिया की कमी है, तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा आपका? आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है ये। तो जो सोशल सेक्टर है, एजुकेशन है, हेल्थ है, न्यूट्रिशन है, ये भी जरूरी है। तो फिलहाल वैसे हम बात कर रहे हैं फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की। और लास्ट पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं, पुअर इंडस्ट्रियलाइजेशन। पुअर इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे मैंने कल आपसे जिक्र किया था कि इंडिया की जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की ट्रेन है वो प्रैक्टिकली मिस हो चुकी है, प्रैक्टिकली मिस हो गई। जो हम कर सकते थे हमने नहीं किया। हमारी 2 ट्रेनें मिस हुई हैं पिछले 70 साल में। एक हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन की ट्रेन मिस हुई है, एक हमारी ट्रेन पॉपुलेशन कंट्रोल की मिस हुई है। और अब वो ट्रेन आपके पास नहीं आनी, क्योंकि जो नेचर ने करना था वो कर दिया। हाँ, इंडस्ट्रियलाइजेशन में शायद आप फिर कुछ कर सकते हैं, कोशिश करें तो। मोदी जी लगे हैं 10 साल से मेक इन इंडिया बनाने में, हुआ नहीं है। लेकिन पॉपुलेशन में तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। वो हम अभी डिटेल में बात करेंगे कि पॉपुलेशन वो टॉपिक है अपने आप में। तो सबसे पहले हम इसमें चलते हैं फार्मिंग पे, कि फार्मिंग की प्रॉब्लम्स क्या है। ये 6-7 पॉइंट हमने लिखे हैं। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आए तो आप देख सकते हैं कौन कौन सी ऑप्शन एप्लीकेबल है। इनमें से हम पहला टॉपिक उठा रहे हैं, वो है प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर की क्या क्या समस्याएं हैं। एग्रीकल्चर में नंबर 1 हमारी जो प्रॉब्लम है वो है फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। देखिए, फ्रेगमेंटेड और लैंड होल्डिंग से हमारा क्या मतलब है? लैंड होल्डिंग का मतलब होता है जोत, हिंदी में जिसको जोत बोलते हैं। खेत का साइज कितना है, आपके खेत का एरिया कितना, रकबा कितना है, होल्डिंग होती है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि इंडिया में जो एवरेज लैंड होल्डिंग का साइज है, यानी एवरेज किसान के पास जो होल्डिंग है, दैट इज लेस देन 1.25 एकड़। ये एवरेज साइज है। मतलब ये मजाक है, ये साइज भी नहीं, मजाक है ये। अगर आप मतलब 1.25 एकड़ पे आप क्या खेती करेंगे बताइए जरा। 1.25 एकड़ होता है कितना है? कुछ भी नहीं, 5 कनाल होता है, 100 मरला मैक्सिमम। मतलब अगर आपका फ्लैट 6 मरले का है तो 16 गुना है उसका। उस पर आप क्या खेती करेंगे? मैं आपको बताता हूं कारण क्या है, खेती क्यों नहीं हो सकती, या हो सकती है तो प्रॉफिटेबल क्यों नहीं हो सकती। देखिए, किसी भी बिजनेस में, किसी भी धंधे में 2 तरह की कॉस्टें होती हैं, ये आप समझिए। एक कॉस्टें होती हैं फिक्स्ड, एक होती हैं वेरिएबल। वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जितनी ज्यादा प्रोडक्शन करनी है उतनी ज्यादा वेरिएबल कॉस्ट है। मान लीजिए आपने 100 खिलौने बनाने तो 100 का प्लास्टिक लगेगा। वही आपने 1000 खिलौने बनाने हैं, 1000 का प्लास्टिक लगेगा। यानी जितना जितना इनकम होती जा रही है खिलौने बेच के, उतनी उतनी कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है, प्रोपोर्शनेटली बढ़ती है, ठीक है। लेकिन दूसरी ओर कुछ कॉस्टें प्रोडक्शन पे डिपेंड नहीं करती। मान लीजिए आपने खिलौने बनाने थे, उसी प्लांट में 100 खिलौने बनाए, उसी में लाख बनाए, किराया तो उतना ही दिया। किराया उतना दिया कि नहीं दिया आपने? बिजली का बिल उतना ही दिया आपने, किराया उतना ही दिया। तो फिर कहानी क्या है? जहां आपकी ओवरऑल प्रोडक्शन कम है, यूनिट कम पैदा हो रहे हैं, वहां फिक्स कॉस्ट अगर ज्यादा है तो प्रॉब्लम है। अब खेती बाड़ी में क्या होता है, मान लीजिए मैं एक किसान हूं, मेरे पास 100 एकड़ जमीन है, आपके पास 1 एकड़ जमीन है या 2 एकड़ है। आप भी ट्रैक्टर लोगे, मैं भी लूंगा।
मैं ट्रैक्टर यूज करके 100 एकड़ की खेती कर रहा हूं, आप 2 की कर रहे हैं। मैं ट्यूबवेल का कनेक्शन लूंगा, आप भी लेंगे, कॉस्ट आपकी भी सेम है, मेरी भी सेम है कि नहीं है? तो प्रॉफिटेबिलिटी किसकी ज्यादा निकलेगी पर एकड़? अगर पर एकड़ की बात करूं, आपकी निकलेगी कि मेरी निकलेगी? मेरे पास 100 एकड़ है, मेरी कॉस्ट बड़ी कंट्रोल में है, तो इसको हम टेक्निकली बोलते हैं इकोनॉमी ऑफ स्केल। इकोनॉमी ऑफ स्केल। इकोनॉमी ऑफ स्केल का मतलब है द मोर द प्रोडक्शन द लेसर द कॉस्ट, द लोअर द प्रोडक्शन द हायर द कॉस्ट। और हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम इंडस्ट्री की बात करें या हम खेती बाड़ी की बात करें, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्केल। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं, आप चाइना से कंपेयर करिए। देखिए चाइना और रशिया में जो खेती बाड़ी का सिस्टम था हमसे बड़ा डिफरेंट था। चाइना में जो सिस्टम है अभी भी चल रहा है, उसको बोलते हैं ये कोऑपरेटिव फार्मिंग। और जो रशिया में सिस्टम था अब खत्म हो गया, उसको बोलते थे कलेक्टिव फार्मिंग। अब इनमें फर्क समझ लीजिए, हमारे यहां और उनके फर्क क्या है। फर्क सिस्टम का है। हमारे किसान इंडिपेंडेंटली खेती करते हैं, अलग अलग खेती करते हैं अपनी खेत पे। चाइना रशिया में क्या था, कलेक्टिव थी। आपको मैंने बताया था कि सारा कुछ गवर्नमेंट के पास है, आपका कुछ है ही नहीं प्राइवेट, तो सारी लैंड सरकार की है, इकट्ठे खेती होगी, बड़ा साइज होगा आपका खेत का, 1000 एकड़ का, 2 का, 5000 एकड़ का साइज होगा, तो कॉस्ट कम जाएंगी कि नहीं जाएंगी? जाएंगी। आप आज की डेट में चाइना की बात करिए, चाइना में कोऑपरेटिव है, थोड़ा सा डिफरेंस है। वहां क्या होता है, वहां मान लीजिए हम 6 किसान हैं, हम सब बैठे 6 किसान हैं, हमारी लैंड इकट्ठी की जाएगी, मालिक हम रहेंगे, ओनर आप हैं, कागज आपके पास है, लेकिन लैंड इकट्ठी कर ली, भाई हम 6 मिलकर खेती बड़ी करेंगे, एक ट्रैक्टर लेंगे, एक ट्यूबवेल लेंगे, एक कनेक्शन लेंगे, खर्चे कम होंगे, तो उससे क्या होगा, आपकी इकोनॉमी ऑफ स्केल बहुत बढ़ेगी। तो इंडस्ट्री हो, उसकी एग्जांपल ले लीजिए। अभी मेरे दोस्त हैं, चाइना गए, वो ना हायर कंपनी के डीलर हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है, फ्रिज वगैरह बनाती है, एसी। तो बता रहे थे मुझे कि चाइना में एक प्लांट में हमें ले गए घुमाने, हायर कंपनी, और कहते मैं हैरान हो गया ये देख के कि एक प्लांट उनका दिन में 72,000 एसी बनाता है, 72,000 एसी। तो अब आप इसको 365 से गुना कर लो, या 52 छुट्टियां भी काट लो, संडे काट लो, 3,100 से गुना कर लो, तो 72,000 को 300 से गुना किया जाए तो 2 करोड़ और 16 लाख एसी बनते एक साल के। एक जगह एक प्लांट, एक कंपनी। अब आप सोचो, जिस बंदे ने 2 करोड़ 16 लाख एसी एक प्लांट पे बनाए, हमारे यहां तो सारे इंडिया में इतने नहीं बनते होंगे शायद एसी मेरे ख्याल से, उसकी क्या कॉस्टिंग होगी बताना जरा मेरे को, कैन यू इमेजिन द कॉस्ट? आप सोच भी नहीं पाएंगे कितना सस्ता पड़ता माल उनको। स्मार्टफोन है, आपको पता है हमारी मेजोरिटी कंपनियां चाइना से सामान मंगवाती रही 5 साल पहले तक। इंडिया में सेलफोन के प्लांट तो अब लगने शुरू हुए हैं, वरना माइक्रोमैक्स तो डूबी इसीलिए कि सारा कुछ चाइना से मंगवाती थी और इनोवेशन करती नहीं थी। वो दूसरे कंपटीटर आए, R&D अच्छी थी उनकी, पिट गई वो बुरी तरह से, कारण पिटी, और कोई कारण ही नहीं था कि माइक्रोमैक्स इतना बड़ा प्लेयर पिट जाए। पिटने का कारण ही ये था, सारा चाइनीज इंपोर्ट था, नया कुछ था नहीं उसमें। एप्पल बहुत पैसा लगा रही इनोवेशन पे, नई चीज में सैमसंग बहुत पैसा लगा रही है, वो पिट गया बुरी तरह। तो इकोनॉमी ऑफ स्केल बहुत मैटर करती है, एग्रीकल्चर हो या इंडस्ट्री हो। ठीक है, दैट इज पॉइंट नंबर 1। नंबर 2, स्मॉल होल्डिंग्स। नंबर 2 है हमारा इरिगेशन। इरिगेशन, देखिए इंडिया में इरिगेशन की प्रॉब्लम ना शुरू से रही है। जो एश्योर्ड इरिगेशन है बड़े कम एरिया में है। जो मेरे पास डेटा है वो ये बताता है कि क्लोज टू हाफ ऑफ नेट सोन एरिया इज नॉट इरिगेटेड। जितना सोन एरिया है जिसपे फसल बोई जाती है, उसका लगभग आधा एरिया अनइरिगेटेड है, यानी कोई एश्योर्ड सोर्स ऑफ पानी नहीं है। वो किस पे डिपेंडेंट है, बारिशों पे है। आपको लगता है इरिगेशन तो हर जगह होगी, नहीं। ये जो नॉर्थ इंडिया है ना, यहां फर्क है, ज्योग्राफी का ये पॉइंट है। नॉर्थ इंडिया की जो रिवर्स है पेरेनियल है। पेरेनियल समझते हैं क्या? सारे साल बहती हैं, सारे साल बहती हैं, उनकी कैनाल्स हैं, पानी की कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी ओर जो साउथ की रिवर्स हैं सारी हैं सीजनल, तो वहां जो मेजर इरिगेशन है वो कैनाल के जरिए नहीं होती है, वहां इरिगेशन होती है पॉन्ड के जरिए, वेल के जरिए, ट्यूबवेल के जरिए इरिगेशन होती है, एश्योर्ड नहीं है। तो जो तो पैसे वाला किसान है वो तो कर लेता है जैसे तैसे, जो गरीब बेचारा बारिश पे डिपेंडेंट है वो रह जाता है।
तो नेट सोन एरिया का कम से कम आधा ऐसा जिसपे कोई एश्योर्ड इरिगेशन नहीं है, अभी भी सब राम भरोसे काम। एक बहुत बड़ा पॉइंट है इरिगेशन का। नंबर 3, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है उसमें काफी हद तक स्टैग्नेशन आ चुकी है, यानी आपका जो हाईएस्ट लेवल है प्रोडक्टिविटी का वो काफी हद तक अचीव हो चुका है। हमारी जो प्रोडक्टिविटी है अगर आप कंपेयर करें बाकी देशों से तो आपको पता चलेगा कि इट इज अमंग द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। मेजोरिटी क्रॉप्स में इंडिया की जो प्रोडक्टिविटी है दिस इज अमंग द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। मैं प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, प्लीज नोट केयरफुली, प्रोडक्टिविटी की बात कर रहा हूं। प्रोडक्शन का मतलब टोटल आउटपुट है। मान लो मेरा 100 एकड़ का फील्ड है और मैं 10,000 क्विंटल गेहूं पैदा कर रहा हूं 100 एकड़ पे, तो मेरी प्रोडक्टिविटी क्या होगी? 10,000 क्विंटल डिवाइडेड बाय 100 एकड़। पर एकड़ कितनी है? मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं। इंडिया में राइस का जो एवरेज यील्ड है वो मेरे पास डेटा है 30 क्विंटल पर हेक्टेयर है। जस्ट आइडिया दे रहा हूं आपको, लिखिए मत। 30 क्विंटल पर हेक्टेयर इंडिया का पैदावार। चाइना का यही पैदावार 63 क्विंटल है और जापान का यही पैदावार 64 क्विंटल है। यानी हमारी जो पैदावार है, प्रोडक्टिविटी है, वो पर एकड़ कम से कम आधी बन रही है चाइना से और जापान से। और ये हालत लगभग हर फसल में है। अब एक और एग्जांपल लीजिए, आपने भैंस तो शायद देखी होगी, ऐसे बात तो नहीं, आप में से किसी के घर भैंस है या गाय है? पाली हुई है? नहीं पाली। आपकी पाली हुई गाय या भैंस? गाय है। गांव में है? गांव में। अच्छा, कितना दूध देती है वो दिन का बताइए, अंदाजा कोई? 10 लीटर 20 लीटर कितना देती है? 2-3 किलो। देखो बड़े खुश हैं, 2-3 किलो से चांदी होगी। आपको वही बता रहे, इट इज सच अ पुअर यील्ड, इट इज सच अ पुअर यील्ड। आपने 2-3 बोला, एवरेज 4-5 लीटर है। वैसे अच्छी गाय 4-5 लीटर दे देती दिन का, यानी 4-5 किलो। आप ऐसा करिए, आप नॉर्वे, डेनमार्क, अमेरिका की कोई नस्ल उठाइए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इंडिया में एक मुरा नाम की भैंस आई है। क्या नाम है? मुरा, MURRAH, मुरा। मैं कुछ नाम आपको बताता हूं जो नस्लें हैं फॉरेन की। जैसे न्यू जर्सी है, एक गाय की है, ये न्यू जर्सी है। देन ये मुरा है, भैंस की नस्ल है। देन ये हॉलस्टीन है, ये भी गाय है। अब इन नस्लों की अगर आप बात करें, अभी पीछे ना हरियाणा में एक किसी किसान ने मुरा खरीदी। आपको पता है वो कितना दूध देती है एवरेज? 45-50 लीटर। 45 से 50 लीटर का डेली दूध देती है वो। हाँ, करनाल में है। कहां 4 लीटर, कहां 40-45 लीटर, आप अंदाजा, कोई कंपैरिजन ही नहीं बन रहा। और ये स्थिति लगभग हर फसल में है, लगभग हर फसल में है। तो हमें बेटर वैरायटीज की जरूरत है, हमें बायोटेक्नोलॉजी की जरूरत है, ताकि हम, देखिए एरिया बढ़ना नहीं आपका, ये बात तय है। एरिया तो कम होता जा रहा है ना, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, एरिया बढ़ता जा रहा है। तो उतने ही कम फील्ड में आप ज्यादा अच्छी पैदावार कैसे लेंगे? बाय हैविंग बेटर एंड बेटर सीड्स, बाय हैविंग बेटर एंड बेटर टेक्नोलॉजीज। तो ये आपका हो गया प्रोडक्टिविटी का मामला। फिर हमारे पास प्रॉब्लम है लैक ऑफ कैश क्रॉप्स, लैक ऑफ कैश क्रॉप्स। अच्छा, पहले तो हमें ये जानना है कैश क्रॉप होती क्या है। बताइए कैश क्रॉप क्या होती है? व्हाट इज अ कैश क्रॉप? जिसको बेच के कैश मिलता है, तो कैश तो हर एक को बेच के मिलता है भाई। पैसे तो हर एक को मिलके, गेहूं बेचेंगे तब भी कैश मिलेगा, आप चावल बेचेंगे तब भी कैश मिलेगा, आलू बेचेंगे तब भी कैश मिलेगा। तो फिर कैश क्रॉप क्या होती है बताइए? देखिए फसलें कई तरह की हैं। एक होती हैं प्लांटेशन क्रॉप्स, बड़े बड़े हजारों एकड़ पे बोते हैं, कमर्शियल लेवल पे करते हैं, मशीनों से काम करते हैं। जैसे रबर प्लांटेशंस होती हैं या टी प्लांटेशंस होती हैं। आप कभी असम में जाइए, हजारों एकड़ के फार्म्स हैं, मशीनें काम करती हैं, लोग भी करते हैं। कमर्शियल लेवल पे बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से बड़े बड़े एरियाज है, वो प्लांटेशन है। तो कॉफी प्लांटेशंस होती हैं, रबड़ होती हैं, कार्डेमम की होती हैं, टी की होती हैं प्लांटेशंस। एक ये है। एक होती है कैश क्रॉप। कैश क्रॉप वो होती है, क्या है, हमारे यहाँ पे मेन 2 सीजन है खेती बाड़ी के। एक तो खरीफ का है जो लगभग मई जून में शुरू होता है और नवंबर में एंड होता है। यानी आप गेहूं कब बोते हैं? अप्रैल मई में बोते हैं, नवंबर में काटते हैं। ये तो हो गया आपका, आई एम सॉरी
खरीफ सीजन में आप राइस बोते हैं मई जून में और आप नवंबर में काट लेते हैं। नहीं, एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो रही मेरे से। हाँ, राइस आप बोते हैं मई जून में और आप नवंबर दिसंबर में काट लेते हैं। नवंबर के आसपास आप गेहूं बोते हैं और अप्रैल में आप काट लेते हैं। तो दो सीजन बने आपके, एक तो बना आपका खरीफ का जो गर्मियों में बोते हैं, एक बना आपका नवंबर का, वो है रबी। रबी अब होता क्या है कि इन दोनों सीजन के बीच 2-3 महीने का पीरियड एक आता है जब किसान खाली रहता है, कोई काम नहीं होता, क्योंकि फसल तो ग्रो कर रही है, फसल को थोड़ी पानी की जरूरत है, थोड़ी निगरानी की जरूरत है, और तो कोई काम ही नहीं करना। वो खाली समय में कई किसान क्या करते हैं, उनके बीच का जो सीजन है इसको बोलते हैं जायद। जो बीच का सीजन आता है, खरीफ रबी और जायद बोलते हैं, थर्ड सीजन है। तो किसान करते क्या है, किसान ना फसल उगाते हैं सब्जियां। अगर आप पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा में देखें, बड़े सारे किसान मंडियों में क्या करते हैं, वो खीरे उगाते हैं, वो लौकी उगाते हैं, वो रामतोरी उगाते हैं, वो भिंडियां उगाते हैं, टमाटर उगाते हैं। ये कैश क्रॉप क्यों बोलते हैं? शॉर्ट ग्रोइंग वैरायटी होती है, 15 दिन में तैयार हो जाती है फसल, 20 दिन में तैयार हो जाती है, 6-6 महीने नहीं लगते हैं, 20 दिन में तैयार है फसल। और सुबह वो ट्राली भर के ले जाते हैं मंडी में, शाम को 2,000 रुपया जेब में डाल के छुट्टी। कोई सरकारी एजेंसी को देने का झंझट नहीं, कोई एमएसपी का झंझट नहीं, ठीक है, कोई स्टोरेज का झंझट नहीं, रेडी कंज्यूम हो जाती चीज। ये चीज है कैश क्रॉप। हमारे यहाँ पे ना कैश क्रॉप्स की बड़ी कमी है, या हम कहें एक और वर्ड है इसके लिए, वो है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन की बहुत कमी है। आपको पता है कि जो पंजाब हरियाणा में पीछे आंदोलन चला था फार्म लॉज के खिलाफ, उसका बहुत बड़ा जो रीजन है वो किसान खुद ही है, खुद किसान इसका रीजन है। मैं किसानों का ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत कर रहे हैं, बट अभी डिटेल में हम बात करेंगे एमएसपी की, आपको समझ आ जाएगा कहानी है क्या, कि किसानों को ये आंदोलन करना ही क्यों पड़ा। उसमें किसानों का जो हिस्ट्री, उसका योगदान है, क्योंकि किसानों ने कभी गेहूं और राइस से आगे जाने की कोशिश ही नहीं की है, डाइवर्सिफाई किया ही नहीं अपने आप को। दुनिया बदल गई है, इकोनॉमी बदल गई, समाज बदल गया, लेकिन किसान नहीं बदले। बदलाव की जरूरत है, कैश क्रॉप की जरूरत है, डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है। किसानों को चाहिए कि वो मशरूम उगाए, वो फ्लोरिकल्चर करें। मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल देता हूं। आपको पता है एक बायोडीजल होता है, बायोडीजल, बायो मीन्स लिविंग, डीजल मीन्स डीजल। तो प्लांट से डीजल निकलता है। एक ना प्लांट होता है जिसको बोलते हैं रतन जोत। कभी देखा आपने रतन जोत? रतन जोत सुना है कभी? कैसा होता है बताइए? सुना है, क्या होता है रतन जोत? क्या होती है, किस काम आती है बताओ? हाँ जी, आपको पता है कुछ प्रदीप? रतन जोत, रतन जोत ना गुलाब की पंखुड़ियों की तरह एक चीज होती है, प्लांट है, सूखते हैं उसके पत्ते, गुलाब की जैसे पंखुड़ियां होती हैं, ऐसा कुछ डार्क सा उसका कलर होता है। और जो शेफ लोग हैं ना, इसको तड़का वगैरह लगाने में डिश में डालते हैं, और उससे कलर बड़ा अच्छा निकलता है, टेस्ट भी अच्छा निकलता है उसका, दाल वगैरह का, डिश का। रतन जोत का एक्चुअली एक और यूज है। रतन जोत बायोडीजल देती है, उसमें से बायोडीजल निकाला जाता है, राइट। इसको टेक्निकली जेट्रोफा बोलते हैं। और इंडिया में कई जगह जेट्रोफा का बड़ा एक्सपेरिमेंट हुआ। अब जब हमारे पास ट्रेडिशनल फ्यूल्स की इतनी कमी है, 80% तेल आप बाहर से मंगा रहे हैं, पेट्रोल इतने पैसे खर्च रहे हैं, तो अगर डोमेस्टिकली किसान आपके जेट्रोफा को कमर्शियल लेवल पे ग्रो करें, उसमें से बायोडीजल निकले, आपको लगता नहीं कि गाड़ियां वाले खरीदेंगे? अगर प्लांट से बायोडीजल आपको मिल रहा है, बायोफ्यूल मिल रहा है, तो ये इनकम का सोर्स भी हो सकता है किसानों के लिए, और आपकी जो डिपेंडेंस है इंपोर्ट पे, वो भी कम हो सकती है। अब एक और एग्जांपल लीजिए, पीछे हमारी वो एक जो IARI है, एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इन्होंने एक मस्टर्ड की नई वैरायटी बनाई। इंडिया में एडिबल ऑयल भी खूब इंपोर्ट होता है, 60% एडिबल ऑयल बाहर से आता है हमारा, मंगवाते हैं हम बाहर से, कमी है हमारे यहाँ पे, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल की पैदावार बड़ी कम है। तो उन्होंने एक नई वैरायटी निकाली, बायोटेक पे बेस वैरायटी निकाली, जिसका नाम रखा उन्होंने DMH11। DMH11, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11। अब ये हाइब्रिड वैरायटी है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैरायटी है। आप समझते हैं GMO क्या होते हैं? व्हाट आर GMOs? GMO कभी सुना आपने? क्या होता है कि जब आप किसी प्लांट के या एनिमल के जीन में
कुछ चेंज लेके आते हैं तो जो नया ऑर्गेनिज्म बनता है वो बनता है जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। बहुत सी फसलें ऐसी आ गई हैं जो जीएमओज हैं इंडिया में। जीएमओ हम बनाते क्यों हैं, मैं आपको छोटी सी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। पंजाब में लगभग 94-95 में एक नई फसल का शुरुआत हुई, कॉटन की। टिपिकली पंजाब में जो कॉटन उगाई जाती है हरियाणा में, उसमें कीड़े बहुत लगते हैं, कीड़े बहुत लगते हैं, बीमारियां बहुत लगती हैं, पैदावार कम होती। तो हुआ क्या कि 94 के आसपास एक अमेरिकन कंपनी थी मोन्सांटो नाम की। मोन्सांटो नाम की कंपनी ने एक नया कॉटन का सीड इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम रखा बीटी कॉटन। बीटी कॉटन ये नाम रखा। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड वेराइटी है, इसमें कुछ नए जीन डाले गए हैं या पुराने जीन निकाले गए हैं, क्योंकि कई बीमारियां जीन के कारण होती हैं। ये नई वैरायटी आई, काफी हल्ला हुआ, लेकिन इंट्रोड्यूस हो गई। आज पंजाब में सब जगह बीटी कॉटन चल रही है। इतनी ज्यादा जबरदस्त पैदावार है बीटी कॉटन की, कोई कीड़ा नहीं लगता इस पे, कि आज ओवर प्रोडक्शन हो गई है, ग्लोबल मार्केट में दाम कम चलेंगे कॉटन के, इतनी ज्यादा पैदावार है। ये इंडिया की पहली जीएम क्रॉप थी हिस्टोरिकली। ये जो अब आई है धारा मस्टर्ड हाइब्रिड, ये इंडिया में डेवलप की गई पहली जीएमओ है। इंडिया में हिस्टोरिकली पहली जीएमओ जो बनाई हमने वो ये है। इससे होगा क्या, ये कम पानी वाले एरिया में भी उगती है, बीमारियां इसको नहीं लगती हैं, पैदावार बहुत अच्छी होती है। तो आने वाले साल 1.5 साल में खेतों में आपको नजर आएगी। इससे कितना फायदा होगा, किसानों की इनकम बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, आपकी फॉरेन डिपेंडेंस कम होगी कि नहीं होगी, डॉलर आपके बचेंगे कि नहीं बचेंगे। तो इस चीज की आपको जरूरत है कि आप बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके, जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके आप नई वैरायटीज बनाएं जो जेनेटिकली मॉडिफाइड हो, जो अच्छी पैदावार दें, जिनमें जो है वो किसानों की इनकम भी बढ़े। अभी एक और एग्जांपल बातें करते करते याद आ गई। अब आप देखिए इंडिया में जो बच्चे लोग हैं हमारे, कुपोषण का शिकार है, गरीबों के बच्चे। और इंडिया में एक खास चीज देखी कि बच्चों में प्रोटीन की बड़ी कमी है। तो क्या हुआ, कुछ साइंटिस्ट ने एक आलू बनाया। उनको लगता था आलू बच्चों को बड़ा पसंद है, सस्ता भी मिलता है, हर जगह मिल जाता है, और उसकी डिशेस भी बहुत बन जाती हैं। तो क्यों ना ऐसा करें कि आलू के अंदर कोई ऐसा जीन ट्रांसफर करें कि उसके अंदर प्रोटीन भी हो जाए। वैसे आलू में कोई प्रोटीन नहीं होती है, क्या होता है आलू में, स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कैलोरीज होती हैं। प्रोटीन का जीन डाल दिया और उसका नाम रखा प्रोटेटो, यानी प्रोटीन वाला पोटेटो, प्रोटेटो। अब आप देखिए कितना बढ़िया आइडिया। तो क्या किसानों की इनकम नहीं बढ़ेगी, क्या आपके बच्चों की हेल्थ नहीं सुधरेगी। ये चीजों की जरूरत है। आप टेक्नोलॉजी का यूज करिए ताकि कम एरिया में भी आपके पास अच्छी फसलें जो है वो हो सके। नेक्स्ट प्रॉब्लम आप लिखिए मार्केटिंग प्रॉब्लम्स। मार्केटिंग प्रॉब्लम्स, देखिए मार्केटिंग जो प्रॉब्लम्स हैं इनका एमएसपी से भी सीधा सीधा नाता है, तो दोनों चीजें हम इकट्ठी डिस्कस करेंगे। अच्छा ये बताइए मेरे को, चले हम सीधा उसी पे आ जाते हैं। ये एमएसपी का जो मामला है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मामला है, आपको पता है शुरू कैसे हुआ, ये कहानी है क्या, क्यों देना पड़ा एमएसपी, कारण बताइए मुझे थोड़ा सा। क्या वजह है कि इंडिया में एमएसपी शुरू किया गया था। ऐसा है, आप थोड़ा पीछे चले जाइए, 60s में जाइए, 1960s में इंडिया में अनाज की काफी कमी हो गई थी। 65 में इंडो पाक वॉर चली, आपको पता है, और 62 में इंडो चाइना वॉर हुई है। इंडो चाइना वॉर इंडिया हारा। क्यों हारा, एक बहुत बड़ा कारण तो ये था कि हमें पता ही नहीं चला, हम सो रहे थे, अटैक कब हुआ। नंबर 2, फौजियों के पास हथियारों की कमी थी, क्योंकि डिफेंस बजट कम हो गया था नेहरू के टाइम पे। तो जब नेहरू जी की डेथ हुई 64 में, तो 65 में एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने शास्त्री, मिस्टर लाल बहादुर शास्त्री। और उन्होंने एक नारा दिया, अगर आपको याद हो, वो क्या नारा था बताइए। उन्होंने एक स्लोगन दिया था बड़ा फेमस, वो क्या था, 2 शब्दों का स्लोगन है, बताइए। जय जवान और जय किसान, याद है आपको। जय जवान का मतलब क्या है, फौजियों को बोला भी तुम्हारा जो बजट कम हुआ तुम्हें कमी नहीं आएगी पैसे की, हथियारों की कमी नहीं होगी, पहली प्रॉमिस तो ये है, जय जवान ये मतलब है। और जय किसान का मतलब किसानों को बोला। उस समय होता ऐसे था कि हम लोग अमेरिका से गेहूं इंपोर्ट कर रहे थे, अनाज की कमी थी हमारे पास, महंगाई बहुत थी, तो हम लोग अमेरिका से एक गेहूं इंपोर्ट करते थे, कल्याण, जिसका हिंदी में नाम रखा गया था PL 480। इस नाम का एक ब्राउन कलर का घटिया सा गेहूं इंडिया में आता था उस जमाने में।
PL480। PL480 नाम का गेहूं इंडिया में आता था, ब्राउन कलर का, जो टिपिकली जानवरों को डाला जाता है। तो शास्त्री जी को लगा ये बड़ी इंसल्टिंग बात है कि एक तो ये नखरे करके बेचते हैं हमें महंगे दामों पे, और एक घटिया किस्म का गेहूं बेचते हैं। तो किसानों को बोला भी ऐसा जो मर्जी हो जाए, हम इंडिया में इतना अनाज पैदा करेंगे कि ये ना मंगाना पड़े, कुछ भी हो जाए हमें ये नहीं मंगाना, हम अपना अनाज पैदा करेंगे। तो ये जय किसान है। समझाइए आपको हिस्ट्री, जय जवान जय किसान। और हुआ ये कि उन्होंने अमेरिका से कुछ एक्सपर्ट मंगवाए इंडिया में, ठीक है। उनमें एक एक्सपर्ट थे डॉक्टर नॉर्मन बरलॉग। नॉर्मन बरलॉग, लेटर ऑन ही गॉट द नोबेल प्राइज फॉर पीस ऑल्सो। डॉक्टर नॉर्मन बरलॉग ये फार्म साइंटिस्ट थे, और बहुत सी राइस और व्हीट की नई वैरायटीज इन्होंने डेवलप की हैं। हालांकि ये मैक्सिकन थे, बट अमेरिका में सेटल हो गए थे। डॉक्टर नॉर्मन बरलॉग, बरलॉग साहब को बुलाया, और इंडिया में एक और फार्म साइंटिस्ट थे डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ये दो नाम है इसमें, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, अभी पीछे इनका डेथ हुआ है, साल 2 साल पहले की बात है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। तो इन दोनों ने मिलके इनको कहा कि भाई साहब ऐसा है कि हमने खेती बाड़ी की जो प्रोडक्शन है उसको रेवोल्यूशनाइज करना है, और आप एक इसका सुटेबल प्रोग्राम बनाइए। और उन्होंने इसका नाम रखा जो ग्रीन रेवोल्यूशन जो आप बोलते हैं, हाई यील्डिंग वेराइटीज प्रोग्राम, ग्रीन रिवॉल्यूशन। इसी को 1965 और 66 के बीच का ये पीरियड है, यानी थर्ड प्लान खत्म होने और चौथी के शुरू होने के बीच का टाइम है ये। थर्ड प्लान खत्म हो गई थी, चौथी अभी शुरू नहीं हुई थी, बीच में प्लान हॉलीडे था। ये वो वाला पीरियड है, 65 66 वाला वो पीरियड है। तो इन्होंने बड़े लेवल पर ये प्रोग्राम शुरू किया, ग्रीन रेवोल्यूशन वाला। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्या है? यू ट्राई टू एनहांस फूड आउटपुट थ्रू द यूज ऑफ बेटर टेक्नोलॉजी। 4-5 चीजें ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए जरूरी है, उसके बिना कोई रेवोल्यूशन नहीं होती। ये क्वेश्चन आता है, याद रखिए, 3-4 चीजें जरूरी हैं अगर आपने ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आनी है। सबसे पहले तो आपके पास हाइब्रिड सीड्स होने चाहिए, हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स होने चाहिए। हाइब्रिड सीड्स कौन होते हैं भाई? जो दो फसलों को मिला के बनाए जाते हैं, दो वेराइटीज को मिला के बनाए जाते हैं, हाई यील्डिंग वेराइटीज के सीड चाहिए। नंबर 2, आपके पास खूब सारा पानी चाहिए, ये पानी बहुत पीते हैं, बहुत पानी पीते हैं। नंबर 3, आपको बहुत सारे फर्टिलाइजर और केमिकल यूज करने पड़ेंगे, इसके बिना कोई ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं होगा। नंबर 4, क्योंकि किसानों के पास कई बार पैसा नहीं भी होता, तो आपके पास जो क्रेडिट की सुविधाएं हैं वो अच्छी होनी चाहिए। बैंकों का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। 4 कंडीशनें बताई मैंने आपको। हाई यील्डिंग सीड्स होने चाहिए, बेटर सीड्स होने चाहिए, मोर वाटर चाहिए, मोर केमिकल फर्टिलाइजर चाहिए, और क्रेडिट चाहिए। फॉर्चुनेटली ये चारों चीजें पंजाब में थी। तब पंजाब डिवाइडेड नहीं था, हरियाणा भी इसका पार्ट था, अभी हरियाणा बना नहीं था, उससे पहले की ये बात है। फॉर्चुनेटली चारों चीजें पंजाब में थी, और उसके ऊपर सबसे बड़ी बात, पंजाबी किसान बड़े एक्सपेरिमेंटल हैं, ये नई चीज को झट से पकड़ते हैं, ये नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने में बहुत तेज है। पानी की कोई दिक्कत नहीं थी, बैंकों का बड़ा अच्छा जाल फैला था गांव में, सब कुछ अवेलेबल था, तो इन्होंने दबा के पैदावार की। और अब किसान आ गए सरकार के पास, बोले भाई साहब ऐसा है, पैदावार तो हम कर देंगे, कोई बात नहीं, आपकी प्रॉमिस है, हम मान लिए कि पैदावार अच्छी होगी। कल को अगर ज्यादा पैदावार हो गई तो बाजार में दाम कम हो जाएंगे, हम क्या करेंगे? हम तो लुट पिट जाएंगे। तो ये फैक्ट है इकोनॉमिक्स का कि दाम कम हो जाएंगे अगर पैदावार ज्यादा होगी। तो शास्त्री जी ने फिर इनको प्रॉमिस किया कि ऐसा है, तुम आंख मूंद के काम करो, टेंशन ना लो, जितना भी तुम पैदावार करोगे ना, हम तुम्हें ये मिनिमम प्राइस देंगे। कानून नहीं बनाया, बोला हम आपको ये मिनिमम दाम जरूर देंगे, जितनी मर्जी पैदावार कर लो, हम आपसे खरीदारी करेंगे। आपको पता है सरकार खरीदारी क्यों करती है अनाज की? क्या करती है अनाज का? वो राशन की दुकानों पे बेचती है। सरकार 2 काम से अनाज खरीदती है, एक तो वो रिजर्व स्टॉक बनाती है, बफर स्टॉक, कल को अगर कमी हो जाए तो अनाज काम आए, या वो पीडीएस पे बेचती है, राशन की दुकान पे बेचती है। ये काम के लिए सरकार अनाज खरीदती है। तो उनको गारंटी दी कि हम आपको ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे ताकि आपको सस्ते में ना बेचना पड़े, so as to avoid distress sale of your goods, we will provide you this MSP।
समझ गया हिस्टोरिकल ओरिजिन क्या है। अब सिचुएशन बड़ी बदल गई 50 साल में, हुआ क्या है, अब ये क्यों आंदोलन है, ये भी आपको समझ आ जाएगा। कहानी ये है कि किसानों ने दबा के पैदावार की, सरकार ने खरीदा अनाज, सारा नहीं खरीदा, जितना भी खरीदा एमएसपी पे खरीदा। दिक्कत कहां हुई है, दिक्कत ये हुई है, अब आप देखिए, मान लीजिए आप किसी कमोडिटी की प्रोडक्शन ज्यादा कर दे, मान लीजिए, अब उसको खपाने के क्या तरीके हैं, या तो अपने लोगों को ज्यादा खिलाओ, लोगों की भूख तो ज्यादा हो नहीं सकती ना, जितना अनाज खाना उतना ही खाएंगे वो, या एक्सपोर्ट करो, या एक और तीसरा तरीका है, आप अपने सामान को प्रोसेस करो। मान लो टमाटर ज्यादा पैदा कर दिया आपने, अब टमाटर बिक नहीं रहे, ना एक्सपोर्ट हो रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, सॉस बना दो यार, सॉस बना दो, इसका कोई जैम जूम बना दो, कुछ तो करोगे। इंडिया में दिक्कत यही हुई है कि ये तीनों में से कुछ भी काम नहीं कर रहा। 65-66 में सरकार एमएसपी दे रही थी, सब लोग खुश थे, तब अनाज की कमी थी, चाहिए था सरकार के लिए, पॉलिटिकल नीड थी कि देना पड़ेगा वरना किसान कुछ नहीं करेंगे काम, मजबूरी थी, अनाज की कमी थी, दबा के अनाज पैदा किया। आज वो स्थिति नहीं है, आज अनाज की इंडिया में कोई कमी नहीं है, सरप्लस है आपके पास अनाज, कई बार तो रखने की जगह नहीं। तो अब आप बताइए, अगर गेहूं ज्यादा पैदा होगा सरकार करेगी क्या, लोगों को ज्यादा नहीं खिला सकते आप, लोग तो उतना खाएंगे जितना खाना है, एक्सपोर्ट हो नहीं सकता। आप पूछेंगे क्यों नहीं हो सकता, इंडिया गेहूं नहीं एक्सपोर्ट कर सकता क्योंकि इंडिया का गेहूं बाहर जाके इतना महंगा बिकेगा कि इसे कोई खरीदता ही नहीं है। इंटरनेशनली इंडिया का गेहूं दूसरों से बहुत महंगा है, नहीं बिकेगा। नंबर 3 फिर ये बनता है कि उसकी प्रोसेसिंग करके कुछ किया जाए। हमारे यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बड़ी कमी है, प्रॉब्लम यहां है। पिछले 30 साल में बातें बहुत हुई लेकिन फूड प्रोसेसिंग में पैसा नहीं लगा, हमारा फूड बहुत वेस्ट जाता है, 20-25% अनाज वेस्ट जाता है इंडिया में, खुले में रखा होता है, जगह नहीं रखने की, चूहे खा जाते हैं, बीमारियां लगती हैं। अब आप सोचिए, जिस देश में खाने को ना मिले अनाज लोगों को और वहां 25% अनाज वेस्ट हो, ये पार्डनेबल नहीं है, ये क्षमा करने योग्य अपराध नहीं है। तो कहानी ये हुई है किसानों की कि उन्होंने एमएसपी पे भरोसा कर लिया, ठीक है, और कुछ उगाया नहीं, फूड की डिमांड अब उतनी है नहीं, सप्लाई बहुत ज्यादा है और उनको समझ नहीं आ रही करें तो करें क्या। इसमें गवर्नमेंट का भी दोष है, क्योंकि गवर्नमेंट ने किया क्या है, गवर्नमेंट ने वो फसलें प्रमोट की हैं जो एनवायरनमेंट का बड़ा नुकसान करती हैं। अब आप देखिए, मैंने आपको बोला पानी बहुत पीती हैं, आपको पता है 1 किलो राइस उगाने में कितना पानी लगता है, कैन यू इमेजिन, 1 किलो राइस 2500 लीटर पानी पीता है, 2500 लीटर, ये आप चेक कर सकते हैं गूगल पे जाके, यानी 25 क्विंटल पानी 1 किलो राइस के लिए। ये किस हकीम ने आपको बोला था कि आप ये राइस उगाओ, राइस तो पंजाब की फसल ही नहीं है, राइस पंजाब की फसल नहीं है, ये तमिलनाडु बंगाल की फसल है, बिहार की फसल है, ये तो लाई गई है। आपने इतना पानी पी लिया जमीन का, इतना पानी पी लिया निकाल निकाल के ट्यूबवेल से, आज पंजाब का आधा एरिया वाटर डेफिशिएंट है, वाटर डेफिशिएंट है। जमीन में इतनी फर्टिलाइजर आपने डाली है कि मिट्टी में चली गई, आपकी फूड चेन में आ गई है। ये बीमारियां क्यों फैल रही हैं आजकल इतनी, ये फर्टिलाइजर जमीन में आई हुई, मिट्टी में आई हुई, वहां से पानी आप निकालते, पानी में आती फर्टिलाइजर। तो ये जो नुकसान आपने झेले हैं, आज आपको आज नहीं पता चल रहा, अगले 20 साल में आप देखना क्या स्थिति होगी। हमें ऐसी पानी पीने वाले फसलों को अवॉइड करना चाहिए। मैं यही नहीं कह रहा कि आप ना उगाओ, आप कम पानी वाली उगा लो, कोई और उगा लो फसल, आपने उगा कोई और उगा लेगा भाई। आपके पास कितना को पानी है बताओ, पानी निकाल निकाल के जमीन आपने खाली कर दी। तो इसके दूसरे जो नुकसान है वो बहुत ज्यादा रहे हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन की और प्रॉब्लम्स हैं, 2-3 पॉइंट मैं आपको दूंगा। एक तो एनवायरनमेंट का नुकसान मेजर, नंबर 2, अगर आप पीछे मुड़ के देखें, ग्रीन रेवोल्यूशन सिर्फ पंजाब हरियाणा में हुई है, यूपी तमिलनाडु गुजरात में कोई रेवोल्यूशन नहीं, बताइए अगर है तो। इट हैज बीन कन्फाइंड ओनली टू नॉर्थ इंडिया, स्पेसिफिकली पंजाब हरियाणा, नंबर 1। नंबर 2, बहुत अनइवन है, 2 फसलों में है टोटल, गेहूं राइस। वेयर इज द ग्रीन रेवोल्यूशन इन ऑयल सीड्स, अभी भी इंपोर्ट कर रहे हो आप। फ्रूट में कहां है, दिखाना। दालों में कहां है, दालों आप इंपोर्ट कर रहे हैं। तो आपकी जो ग्रीन रेवोल्यूशन है ज्योग्राफिकली भी इवन नहीं है और फसल के हिसाब से भी वो बैलेंस नहीं है। तीसरा, उसने एनवायरनमेंट का बड़ा नुकसान किया है और किसानों को डाइवर्सिफाई करने से भी रोका है, क्योंकि किसानों को वहां पे गारंटेड प्राइसेस मिल रहे हैं। अब अगर आप किसान आंदोलन की बात करें तो अब आपको समझ आ गया होगा कि किसान आंदोलन पे क्यों है। लेकिन अगर आप मेरे से पूछे
पर्सनली आई बिलीव वो जो कानून बने थे वो इतने खराब नहीं थे, कानून इतने खराब नहीं थे, किसानों को वर्गलाया गया है। मैं ये नहीं कह रहा परफेक्ट है, कुछ कमियां थी, मैंने पढ़े वो कानून, उनको ठीक किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है, स्कोप था करेक्शन का, बट इन लोगों ने इसको पॉलिटिकल रंग दे दिया और मेरे विचार में इंडियन एग्रीकल्चर ने एक बहुत बड़ा मौका गवा दिया। सवाल ये है उसको रिजेक्ट करने के बाद भी, कानून के वापस जाने के बाद, क्या किसान की स्थिति सुधर गई है? द आंसर इज नो। किसान की स्थिति वही है जो पहले थी। आपको पता है एवरेज किसान की इनकम कितनी इंडिया में? 6,000 रुपए। वो अब भी इतनी, पहले भी इतनी थी। तो पॉइंट ये है कि या तो कानून वापस होने से स्थिति सुधरती, तब तो मैं मानता आपकी बात, स्थिति वहीं की वहीं है। इंडियन एग्रीकल्चर में बड़ा जबरदस्त क्राइसिस है। जब तक इसको पूरी तरह, इनफैक्ट हमारे पास जो एक कमीशन बना था 2005 के आसपास, नेशनल कमीशन फॉर फार्मर्स बना था, डॉक्टर स्वामीनाथन थे उसके चेयरमैन, नेशनल कमीशन फॉर फार्मर्स, और उन्होंने जो फार्मूला रिकमेंड किया था जिसपे किसान हल्ला मचा रहे थे, फार्मूला क्या था कि किसान को C2 प्लस 50% मार्जिन मिलना चाहिए। ये स्वामीनाथन फॉर्मूला है। अगर आपसे कोई पूछे कि स्वामीनाथन फॉर्मूला क्या है, वो है C2 प्लस 50%। C2 से मेरा मतलब है कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट। क्या मतलब है? कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट। देखिए कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट क्या होता है? मान लीजिए आप किसान है, खेत पे काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके सीड की कॉस्ट गिनेंगे, बिजली की, पानी की या फर्टिलाइजर की गिनेंगे, वो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। मान लो आपने खेत किराए पे लिया, पट्टे पे लिया किसी से, आपका खेत नहीं है, तो किराए पे तो जा रहा है आपका, वो तो कॉस्ट ही है ना, इसमें जाएगी। नंबर 3, मान लीजिए आपकी वाइफ भी आपके साथ काम कर रही है, बच्चे भी काम कर रहे हैं, अगर वो काम आप बाहर से करवाते तो वेजेस देते, आप देते कि नहीं देते? वेजेस देने थे ना आपने, वो आपने बचा लिए, पर है तो कॉस्ट। थर्ड, मान लीजिए आपने बैंक से लोन लिया ट्रैक्टर के लिए, ब्याज जा रहा है ना, वो भी तो कॉस्ट है। सब कुछ शामिल होगा, सब कुछ शामिल होगा, ये बनेगी कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट प्लस 50% मार्जिन। मान लो गेहूं की जो आपकी C2 है वो है 1,000 रुपए क्विंटल, तो सरकार स्वामीनाथन फार्मूला क्या बोलता है कि किसान को 1,000 प्लस 50% प्रॉफिट मिलना चाहिए, 1,500 रुपए प्रॉफिट मिलना चाहिए। किसान ये दावा करते रहे कोर्ट में जाके कि हमें नहीं मिला, सरकार डेटा ये देती है कि हमने ज्यादा दिया है। अब ये डिस्प्यूट है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता कि सच्चा कौन है झूठा कौन है, ये आप देखो। लेकिन फैक्ट ये है कि जो बॉडी है, CACP नाम की बॉडी है, जो डिसाइड करती है कि हमने प्राइस देना क्या है, क्या बोलते हैं इसको, कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में आती है, तो यही डिसाइड करती है कि भाई साहब हमने जो है वो कितना दाम देने हैं, कितने हमने दाम नहीं देने हैं, तो ये चीजें यही बॉडी डिसाइड करेगी। क्या नाम है इसका? CACP, कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये बॉडी डिसाइड करेगी। उस पर फिर कैबिनेट कमेटी स्टैंप लगाती है अपनी, जो इकोनॉमिक अफेयर्स की कमेटी है। तो इस तरह से ये डिसाइड होता है दाम कितने मिलेंगे कितने नहीं मिलेंगे। ठीक है जी, तो ये कुछ चीजें आपको बताई है मैंने एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स के बारे में। ठीक है जी, अब यहां तक अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई डाउट है तो बताइए, उसके बाद आगे चलते हैं। दूसरी प्रॉब्लम आपसे मैंने डिस्कस की है पॉपुलेशन की। ठीक है जी, पॉपुलेशन के बारे में हमें कुछ एक पहले बेसिक थ्योरेटिकल पॉइंट जो है वो समझने पड़ेंगे। दो आइडियाज हैं पॉपुलेशन के बारे में जो बड़े कॉमनली पेपर में पूछे जाते हैं। एक तो पॉपुलेशन के बारे में माल्थस की थ्योरी बड़ी फेमस है। माल्थस का एक हाइपोथेसिस है, रॉबर्ट माल्थस एक पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट थे, उनकी एक थ्योरी है। तो उन्होंने क्या कहा था? माल्थस ने बेसिकली ये कहा था कि जो रिसोर्सेज हैं, यानी आपके साधन हैं, और आपकी जो पॉपुलेशन है, इन दोनों के बीच कोई कंपैटिबिलिटी नहीं बनती। इन दोनों के बीच हमेशा बैलेंस गड़बड़ रहता है। क्यों? रिसोर्सेज क्या है? कपड़े हैं, खाना पीना है, जो भी है। रिसोर्सेज जो है ये बढ़ते हैं अर्थमेटिकली, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बढ़ते हैं, जबकि जो पॉपुलेशन है ये बढ़ती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। अब इसको समझिए,
ये कहते हैं रिसोर्सेज बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं। कैसे बढ़ते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे बढ़ते हैं रिसोर्सेज। रिसोर्सेज धीरे धीरे बढ़ते हैं, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ती है 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 ऐसे बढ़ती है पॉपुलेशन। तो बहुत फास्ट पेस पे बढ़ती है, रिसोर्सेज धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो इनका कहना यह था कि इस कारण से, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, रिसोर्सेज धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो नेचर विल कम इनटू प्ले। नेचर अपना एंटर करेगी पिक्चर में, और वो कुछ ना कुछ ऐसा करेगी कि पॉपुलेशन कम हो जाए, ताकि वो रिसोर्सेज से मैच हो जाए। वो कैसे करेगी नेचर? नेचर पॉजिटिव चेक लगाएगी। पॉजिटिव चेक लगाएगी। देखिए, जो चेक होते हैं वो दो तरह के हैं, या तो प्रिवेंटिव चेक्स हैं या पॉजिटिव चेक्स हैं। इन्होंने प्रिवेंटिव चेक्स की बात नहीं की। यानी प्रिवेंटिव चेक क्या होता है? मान लो आप पॉपुलेशन नहीं बढ़ाना चाहते, तो आप कहते शादियां बंद कर दो यार, शादियां बंद कर दो, ठीक है, पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी, कहानी खत्म हो गई। ये प्रिवेंटिव चेक है कि बच्चा दुनिया में आए ही ना, प्रिवेंटिव चेक है। इन्होंने प्रिवेंटिव की बात नहीं की, इन्होंने पॉजिटिव की बात की है कि डेलिबरेटली नेचर कुछ करेगी। और नेचर क्या करेगी? नेचर या तो डिजीजेस क्रिएट करेगी, या नेचर एपिडेमिक क्रिएट करेगी, या नेचर फेमाइन क्रिएट करेगी। इनका यह मानना था नेचर कुछ ना कुछ ऐसा करेगी, फेमाइन आ जाएंगे, भुखमरी फैलेगी, लोग मरेंगे, बीमारियां फैलेंगी, एपिडेमिक फैलेंगे, तो पॉपुलेशन अपने आप कम हो जाएगी, बैलेंस एस्टैब्लिश हो जाएगा। ये इनका बेसिक आइडिया है। तो दो तरह के चेक्स हैं, प्रिवेंटिव हैं और पॉजिटिव हैं। इन्होंने पॉजिटिव की बात की है। दूसरा आइडिया मेन ये है कि रिसोर्सेज इंक्रीज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जबकि पॉपुलेशन मल्टीप्लाइज इन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये समझ गए बात आप? एक आइडिया, हालांकि ये आइडिया टोटली फ्लॉप है, ये आइडिया डिस्प्रूव हो गया है। कैसे? अगर आप देखें पिछले 200 साल में दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो कितने गुना बढ़ गई है, लेकिन आज की डेट में खाने की कमी फिर भी नहीं है। आपको मैं सच्ची बात बताऊं, दुनिया में जितना अनाज है कोई बंदा भूखा नहीं मर सकता। अब आप कहेंगे फिर ऐसा होता क्यों है? वो पॉलिटिकल कारण है। इतना अनाज है हमारे पास, कोई कमी नहीं, क्योंकि माल्थस उस समय सोच ही नहीं पाया कि टेक्नोलॉजी इस लेवल पे भी पहुंच सकती है कि इतना अनाज पैदा कर दे। हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी बढ़िया लेवल पे पहुंचेगी कि इतना अनाज पैदा करे, माल्थस सोच ही नहीं पाए 200 साल पहले, 300 साल पहले। आज हमने अचीव कर लिया। 60s में 70s में जितनी भी जगह ग्रीन रेवोल्यूशन आई है, कहीं कोई कमी नहीं अनाज की। तो ये थ्योरी पूरी तरह से डिस्प्रूव हुई है। दूसरा एक आइडिया इसमें जो अक्सर पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मॉडल क्या होता है। इसको हम बोलते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, देखिए इसमें ना आपको 3 स्टेप्स लेने पड़ेंगे। एक, दो, चलिए यहां आप लिख लीजिए स्टेज नंबर, ये मान लीजिए बर्थ रेट है, ये आपका डेथ रेट है, और ये है आपकी पॉपुलेशन, मान लीजिए ऐसे है। तो पहला पॉइंट है स्टेज नंबर, देन बर्थ रेट कितना है, देन डेथ रेट कितना है, और आपका पॉपुलेशन कहां जाएगा। इस थ्योरी के हिसाब से ये बताती क्या है कि किसी भी देश की जो पॉपुलेशन है वो टाइम के साथ साथ कैसे बदलती है, क्या बदलाव उसमें आते हैं। स्टेज 1 में ये क्या कह रहे हैं? स्टेज 1 में कह रहे हैं कि जो बर्थ रेट होता है टिपिकली बहुत हाई होता है। स्टेज 1 में कोई भी कंट्री जब शुरुआत करती है अपनी इकोनॉमी की, वो एग्रीकल्चर बेस्ड होती है, फार्म एक्टिविटी होती है, गैदरिंग हंटिंग होती है, इनकम ज्यादा होती नहीं है, एजुकेशन ज्यादा होती नहीं है, मेडिकल सुविधाएं कम होती हैं, न्यूट्रिशन का लेवल अच्छा नहीं होता है, और बर्थ रेट बहुत हाई रहता है। साथ में क्योंकि बीमारियां बहुत हैं, इन्फेक्शनें बहुत हैं, साफ पानी नहीं है, कुपोषण है, मेडिकल सुविधाएं नहीं है, तो डेथ रेट भी काफी हाई रहेगा। हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, रादर वेरी हाई भी आप कह सकते हैं। वेरी हाई बर्थ रेट, वेरी हाई डेथ रेट। अब आप सोचिए, अगर कहीं बर्थ रेट हाई है और डेथ रेट भी बहुत हाई है, तो क्या होगा?
पॉपुलेशन ज्यादा नहीं बढ़ेगी आपकी, नहीं बढ़ेगी, ज्यादा नहीं बढ़ पाएगी। मैं आपको इसका सबूत देता हूं। नॉट मच इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ऐसा ज्यादा कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। अधिकतर देशों की ये वाली हालत कोई आप ये समझिए कि 19th सेंचुरी के एंड तक रही है। 19th सेंचुरी के एंड तक लगभग सब देशों की यही हालत है। आप यूरोप की बात करें, आप अमेरिका की बात करें, आप इंडिया की बात करें, सब देश यही थे। हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, क्योंकि तब ना तो वैक्सीन बने थे, तब ना इंसुलिन बनी थी, तब ना विटामिन के बारे में कुछ पता था, गरीब लोग थे, तो ऐसा होता रहा है। लेकिन दूसरी स्टेज में क्या होगा कि दूसरी स्टेज में अब यहां इकोनॉमी इंडस्ट्रियलाइज हो जाएगी। इंडस्ट्रियलाइज होगी तो इनकम बढ़ेगी, एजुकेशन बढ़ेगी, औरतों की शिक्षा भी बढ़ेगी, औरतों की शिक्षा भी बढ़ेगी, मेडिकल सुविधाएं भी बढ़ेंगी, अवेयरनेस भी बढ़ेगी। तो होगा क्या, आपका जो बर्थ रेट है ये थोड़ा सा कम होगा, स्लाइट फॉल आएगा, लेकिन अभी भी हाई रहेगा। ये अभी भी इतना नीचे नहीं गया, स्लाइट फॉल आएगा इसमें। लेकिन जो आपका डेथ रेट है वो आपका ड्रास्टिकली फॉल होगा। क्यों? क्योंकि अब जो बीमारियां हैं वो प्रिवेंटेबल हो गई हैं, वैक्सीन आ गए हर चीज के। किसी जमाने में मलेरिया ही करोड़ों लोगों को मार देता था, फेमाइंस अब नहीं आते हैं, नॉर्मली हमने कम ही सुना है फेमाइंस। वॉर एरिया में तो बात अलग है, फेमाइंस दुनिया में बहुत रेयरली आजकल देखेंगे। पिछले 100 साल की हिस्ट्री में फेमाइंस बहुत ही कम आए हैं, आप चेक कर लीजिए, फेमाइंस पहले बहुत आते थे। सो ना तो फेमाइंस है, ना ज्यादा एपिडेमिक्स है, ना ज्यादा कोई वैक्सीनेशन की प्रॉब्लम है, और अवेयरनेस बहुत है। तो क्या होगा, डेथ रेट बहुत ड्रास्टिकली फॉल करेगा। जब आपका बर्थ रेट थोड़ा सा कम हुआ है और डेथ रेट बहुत ज्यादा कम हो गया, तो नेट रिजल्ट आपका क्या आएगा कि आपकी जो पॉपुलेशन है उसमें हो जाएगा एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन बूम बोल दीजिए आप इसे, एक्सप्लोजन बोलिए, या पॉपुलेशन बॉम्ब, एक ही बात है। तो पॉपुलेशन बॉम्ब होगा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा, पॉपुलेशन बूम होगा। इंडिया और बाकी जो डेवलपिंग नेशंस हैं वो यही हैं। फिलहाल इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मलेशिया, ब्राजील, ये सब यहीं पे घूम रहे हैं। तो अगर बहुत कॉमन क्वेश्चन इसी पे आता है कि सबसे ज्यादा ग्रोथ कब होता है, तो सेकंड स्टेज पे होता है। क्यों? क्योंकि डेथ रेट बहुत ड्रास्टिकली फॉल हुआ है और बर्थ रेट थोड़ा सा कम हुआ। अब मैं आपको ये बताता हूं कि बर्थ रेट एक्चुअली कम क्यों नहीं होता इतना, इसको समझने की कोशिश करिए। मैं एक बुक पढ़ रहा था एम्प्टी प्लेनेट नाम की, उसमें पॉपुलेशन के बारे में काफी कुछ जिक्र था। तो उस बंदे ने बड़ा कन्विंसिंगली ये प्रूव किया है कि रियलिटी में जो ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि दुनिया की पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाएगी कि खाने को नहीं बचेगा, रहने को नहीं, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। और उन्होंने तो ये साबित किया कि चाइना की पॉपुलेशन इस सदी के अंत तक 100 करोड़ रह जाएगी, कम हो जाएगी काफी। और इंडिया की पॉपुलेशन भी स्टेबलाइज होने की ओर चल रही है। 3 कारण बताएं। एक कारण ये है बर्थ रेट कैसे कम होता है, एक कारण ये है अर्बनाइजेशन। ज्यों ज्यों अर्बनाइजेशन होता है बर्थ रेट कम होता है। अब आप कहेंगे अर्बनाइजेशन का क्या संबंध है? देखिए, संबंध ये है कि जब आप गांव में रहते हैं ना, वहां सोसाइटल प्रेशर बहुत होते हैं। अर्बन एरिया में सोसाइटल प्रेशर नहीं है, देखा दाखी नहीं है, भेड़चाल नहीं है, एनोनिमिटी है। इस कारण से अर्बन एरिया में टिपिकली फैमिली साइज छोटा होता है। जितना ज्यादा अर्बनाइजेशन होगा उतना ही आपका बर्थ रेट कम होगा, ये दुनिया की हिस्ट्री बताती है। नंबर 2, औरतों का बाहर काम करना, वुमेन इंडिपेंडेंस, ये बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण है। वुमेन का बाहर काम करना बहुत बड़ा कारण है। और थर्ड कारण है लिटरेसी, एजुकेशन। जहां जहां ये तीनों चीजें होंगी वहां वहां आपका बर्थ रेट कम होगा। लेकिन प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो हिस्ट्री है ना इंसानों की, कमियों की रही है, अकाल की रही है, तंगियों की रही है। इंसान ने लाखों साल से अब तक बड़ी तंगियां झेली हैं। खाना मिलता नहीं था प्रॉपरली, कम मिलता था, अकाल पड़ते थे, तो हमारी आदतें नहीं बदली। हम अभी भी ये सोच रहे हैं कि नहीं, डेथ रेट अभी भी हाई। आप छोटा सा एग्जांपल लीजिए, जब इंडिया आजाद हुआ, इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ, इंडिया का जो टीएफआर था दैट वाज 6, टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट होता क्या है?
किसी भी देश में एक महिला अपने जीवन काल में कितने बच्चों को जन्म देती है? किसी भी देश में एक महिला, हाउ मेनी चिल्ड्रन अ वुमेन बियर्स ड्यूरिंग हर एंटायर लाइफ टाइम ऑन एन एवरेज। ये है टीएफआर। यानी हर औरत के 6 बच्चे होते थे 47 में इंडिया में। आज टीएफआर कितनी है? 2.1 है। आज आपकी टीएफआर 2.1 है ओवरऑल। अभी हमारे पास जो सर्वे आया है, अभी पीछे जुलाई में सर्वे हुआ है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इसके मुताबिक इंडिया का फिलहाल जो टीएफआर है वो 2.1 हो चुका है। कुछ एक स्टेटों में प्रॉब्लम है, यूपी बिहार में, जहां भी 3 से 4 के बीच है, बट अधिकतर में काफी स्टेबलाइज हो रहा है। तो अब आप देखिए फर्क कितना पड़ गया। 47 से लेके 70 साल में आपका टीएफआर 1/3 रह गया। दैट मींस एवरेज महिला के 2 बच्चे हैं, और इस लेवल को हम बोलते हैं स्टेबिलिटी का लेवल। क्यों? एक माँ बाप है, 2 बच्चे हैं, वो माँ बाप दुनिया से चले गए, उनकी जगह वो 2 बच्चे आ गए, तो जितने गए उतने आए, बराबर हो गया। ये स्टेबिलिटी का लेवल है। इसके बाद पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी, स्टेबल। ये है रिप्लेसमेंट लेवल, इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी लेवल। यानी जब किसी भी देश की जनसंख्या में टीएफआर 2.1 हो जाएगा तो पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी। इंडिया का वो लेवल आ चुका है। ये काम नेचर ने किया है, ये हमने कुछ नहीं किया, सरकार ने कुछ नहीं किया। इसमें लोग पढ़े लिखे हो गए हैं, औरतें पढ़ लिख गई हैं, शहरीकरण हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, अपने आप ये काम हो गया। ठीक है जी, ये सबसे ज्यादा ग्रोथ आपका इसी लेवल पे होना है। उसके बाद तीसरी स्टेज में क्या होगा? आपका बर्थ रेट फॉल होता रहेगा, लो होता रहेगा, लेकिन डेथ रेट कभी जीरो नहीं होना। याद रखिए, बर्थ रेट जीरो भी किया जा सकता है, डेथ रेट कभी जीरो नहीं होना, लेकिन ये भी लो रहेगा। ये भी लो है, ये भी लो है, तो आपका जो पॉपुलेशन है वो हो जाएगा स्टेबल। हम लगभग इसी दिशा में बढ़ रहे हैं। हो सकता है 2050 2070 तक इंडिया की पॉपुलेशन स्टेबल हो जाए। ज्यादा प्रॉब्लम वाली स्टेट्स 2 हैं इंडिया में, एक यूपी है, एक बिहार है। इन दोनों का टीएफआर कोई 3.5-4 चल रहा है, जबकि कुछ एक स्टेट्स ऐसी भी हैं जो 1.5 के आसपास है। केरला 1.5 के आसपास है, हिमाचल भी बहुत कम है, तमिलनाडु भी बहुत अच्छा चल रहा है। बल्कि कई स्टेट्स इंडिया की ऐसी हैं जहां आप देखेंगे बच्चे नजर नहीं आ रहे। केरला उनमें से एक है। हिमाचल में एजिंग बहुत हो रही है फास्ट, मतलब लोग देखिए क्या होता है कि किसी भी पॉपुलेशन में ना पिरामिड बनता है। आप ये देखो, पिरामिड बनाया हमने। पिरामिड का मतलब आप ये देखिए, यहाँ पे मानिए बच्चे हैं, यहाँ पे हैं बुजुर्ग लोग, तो जो डेवलपमेंट होगा, तो आप देखिए यहाँ ये जो सेकंड वाली स्टेज है उसमें क्या होगा, ये जो वाला आपका पिरामिड का साइज है ना, काफी चौड़ा होगा क्योंकि बच्चे ज्यादा हैं। अगर आप सेकंड स्टेज की बात करें तो इस पिरामिड में काफी चौड़ाई नजर आएगी, बच्चे ज्यादा हैं और बुजुर्ग कम है। लेकिन जो ही आप तीसरे पे आएंगे तो होगा क्या, बच्चे कम होंगे, ये वाले बढ़ जाएंगे, फिर नीचे से चौड़ा हो जाएगा पिरामिड। तो ये जो एज वाइज कंपोजिशन है वो चेंज होगी। एज वाइज जो आप देख रहे हैं वो चेंज होने वाला है हर हालत में। ठीक है जी, तो ये हो गया स्टेबल। अब लेकिन आगे क्या होगा, चौथी स्टेज जब आएगी, बर्थ रेट आपका और कम होगा, वेरी लो, इससे भी नीचे जाएगा, और डेथ रेट भी आपका वेरी लो जाएगा। लेकिन याद रखिए, डेथ रेट जीरो कभी नहीं होना, डेथ रेट आपका जीरो कभी नहीं होना। नेट होगा क्या, बर्थ रेट आपका डेथ रेट से भी कम हो जाएगा। आपका बर्थ रेट आपके डेथ रेट से भी कम हो जाएगा, और आपकी पॉपुलेशन नेगेटिव होनी शुरू हो जाएगी, कम होनी शुरू हो जाएगी। ऐसी स्थिति, नेगेटिव वाली स्थिति कई देशों में देखी जा रही है। जापान में देखी जा रही है, स्कैंडिनेविया में देखी जा रही है, चाइना में देखी जा रही है। चाइना ने 79 में पॉपुलेशन पॉलिसी बनाई थी, वन चाइल्ड नॉर्म। वन चाइल्ड नॉर्म यूज करके उन्होंने पॉपुलेशन कम तो कर ली, बट अब उनको बड़ी समस्याएं आ रही, तो उन्होंने उसको रिलैक्स कर दिया थोड़ा। लेकिन पिछले 2 साल में चाइना से खबरें यही आई हैं कि उनकी पॉपुलेशन कम हुई है, पहले से कुछ 1 लाख 10-20 लाख कम हुई है, तो वो भी इसी स्टेज पे है। रशिया में प्रॉब्लम चल रही है, जापान में तो बहुत ही जबरदस्त प्रॉब्लम है। जापान के बारे में तो ये कहा जा रहा है, एक्सपर्ट ये कहते हैं कि अगर ऐसा ही रहा, शायद दुनिया के नक्शे से जापान ही गायब हो जाएगा 50 साल में। क्यों? जब जापानी ही नहीं रहेंगे तो जापान कहां से रहेगा, वहां बच्चे ही नहीं है।
चीन में भी यही समस्या है। भाई आप ये बताओ, चीन का इकोनॉमिक ग्रोथ इतना स्लो चल रहा है, उनको तो टेंशन हो रही है, बच्चे नहीं काम करने के लिए, भी बच्चे होंगे तो जवान बनेंगे ना वो। अब सारी पॉपुलेशन में बुजुर्ग ही नजर आते हैं, और बुजुर्ग पॉपुलेशन जितनी ज्यादा होगी उतना ही समाज पे बर्डन है, क्योंकि वो काम नहीं कर सकते। वो काम नहीं ना कर सकते, वो डिपेंडेंट है दूसरों पे, डिपेंडेंट है ना दूसरों पे। तो ये प्रॉब्लम है। तो जो चाइना ये फेस कर रहा है, जो जापान फेस कर रहा है, जो इटली फेस कर रहा है, इटली में इतना क्राइसिस है कि वहां की सरकार तो ये बोलती है कि तुम्हारे बच्चा होगा ना दूसरा या तीसरा, तो हम आपको घर देंगे, हम उसकी ट्यूशन फीस देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे इंसेंटिव है। आप स्विट्जरलैंड चले जाइए, डेनमार्क देखिए, स्वीडन देखिए, सब में यही हालत है। तो नेगेटिव में भी फ्लो होना पॉपुलेशन का शुरू हो जाएगा। तो आज हम यही खत्म कर रहे हैं। बताइए यहां तक अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है। बर्थ रेट को जीरो किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता। डेथ रेट को जीरो नहीं किया जा सकता। प्रैक्टिकली डेथ रेट कभी जीरो नहीं होने वाला है, बर्थ रेट जीरो किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल हो सकता है। हम फिलहाल सेकंड स्टेज के लास्ट फेज में हैं फिलहाल, क्योंकि हम अप्रोच कर रहे हैं स्टेबिलिटी को, रिप्लेसमेंट लेवल आ चुका है। और अब अच्छा आपके लिए सवाल है, अब अगर सरकार वो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल ले भी आए, जैसा सुनने में आया था पार्लियामेंट में लेके आ रहे हैं कि 2 बच्चों से ऊपर हुआ तो आपको इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे, ये नहीं, तो उसका कोई फायदा होगा? जो काम आपको पहले करना चाहिए था वो नेचर ने अब कर दिया है। जब आपके करने का समय था तो आपने कुछ नहीं किया। 52 में इंडिया वाज द फर्स्ट एवर कंट्री टू हैव एन ऑफिशियल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। दुनिया में सबसे पहला देश था, और उसके बावजूद हम टोटल फ्लॉप रहे हैं। वो फिर हम कभी बात करेंगे कि फ्लॉप हम क्यों रहे हैं। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, जो काम आपको करना चाहिए था वो नेचर ने कर दिया है। लोग एजुकेट हो गए हैं, लोग अवेयर हो गए हैं, अर्बनाइजेशन हो गई है, वुमेन इंडिपेंडेंट हो गई हैं, उस कारण से वो ऑटोमेटिकली फॉल हो गया है। अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप कुछ भी ना करें तब भी ये डिक्लाइन करेगा, हर हालत में डिक्लाइन करेगा। कोई करने की जरूरत नहीं आपको, लोग समझ चुके हैं अब। जू एजुकेशन बढ़ेगी, अपने आप ही होता जाना ये काम, कोई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब करने का समय था तो आपने कुछ किया नहीं। ये प्रॉब्लम है। तो पर्सनली मैं मानता हूं कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल की आपको जरूरत नहीं है, वो हो चुका काम अपने आप ही। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। प्रिवेंटिव चेक होते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। प्रिवेंटिव चेक चाइना में कुछ हद तक इंट्रोड्यूस हुए हैं, 79 से लेके 2019 तक रहे हैं, कि एक चाइल्ड का नॉर्म है, तो उसे आप प्रिवेंटिव चेक बोल सकते हैं। चाइना में जो पॉलिसी थी उसमें वन चाइल्ड नॉर्म था, तो वो प्रिवेंटिव चेक है कि बच्चा दुनिया में ही ना आए, बच्चा दुनिया में आए ही ना, तो चाइना में था, तो वो उन्होंने किया, वरना और किसी देश में तो नहीं है। हाँ, बाकी जो पॉजिटिव चेक्स हैं वो पिछले 100-150 साल में कहीं नजर नहीं आए, क्योंकि दुनिया में साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि फेमाइंस वगैरह मतलब सुने नहीं हमने कभी। आपने पिछले 100 साल में कहा ज्यादा फेमाइन सुने? इंडिया में 1918 के आसपास आया, इंडिया में अंग्रेजों के राज में, वरना उससे पहले आप 1905 से कंसिडर कर लो, कहीं कोई फेमाइन नहीं आया इंडिया में। क्योंकि दुनिया में इतना अनाज है कि सबको खिलाया जा सकता है। वो पॉलिटिकल कारण हो सकता है। अब गाजा में बच्चों को अगर नहीं मिल रहा तो पॉलिटिकल कारण है, ऐसा थोड़ी कि वहां अनाज की कोई कमी है। अनाज की कमी नहीं है, दुनिया में एनफ फूड है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो वो प्रिवेंटिव चेक्स की तो जरूरत अब है ही नहीं। लोग खुद ही पढ़े लिखे हो गए, लोग खुद ही समझ गए, तो जरूरत ही नहीं उसकी तो। और पॉजिटिव चेक्स नेचर यूज नहीं करती है, क्योंकि नेचर पे हमने काफी हद तक काबू भी कर लिया। नेचर पर हमने काफी हद तक काबू भी तो कर लिया ना। हमें बीमारियों की समझ आ गई है। हमारे पास एंटीबायोटिक आ गए, हमारे पास एंटीसेप्टिक आ गए हैं। आप देखिए 1940 में जब वर्ल्ड वॉर चली है सेकंड, करोड़ों लोगों की जानें पेनिसिलिन ने बचाई हैं। पहले पेनिसिलिन नहीं होती थी, जख्म हुआ, वो सेप्टिक बन गया, बंदा मर गया। लेकिन पेनिसिलिन के बाद और भी आ गए, मॉक्सिसिलिन आ गया, रिफेम्पिसिन आ गया, तो कितनी जानें बची हैं। पहले तो नहीं था ये। मलेरिया खत्म, पोलियो खत्म, बचे नहीं ना कुछ। आपको पता है इंडिया इज ऑफिशियली पोलियो फ्री नाउ। पोलियो सर्टिफिकेट मिला है इंडिया को, इंडिया टोटली फ्री है पोलियो से। वर्ल्ड WHO ने दिया हुआ है। कोई केस नहीं इंडिया में, पिछले 10 साल में एक भी केस नहीं आया। तो बहुत सी बीमारियां तो खत्म ही हो चुकी है ना, है ही नहीं। तो फिर ग्रोथ रेट तो बढ़ेगा आपकी पॉपुलेशन का, आप उसमें कुछ कर ही नहीं सकते।
ना तो आप डेथ रेट को बढ़ा सकते हैं, आपके पास ऑप्शन क्या है? देखिए, पॉपुलेशन को समझने की बात यह है, पॉपुलेशन अपने आप में कोई लायबिलिटी नहीं है। हमें पॉपुलेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉपुलेशन तो रिसोर्स है। जिनके पास नहीं उनसे पूछो ना, कनाडा से पूछो, वो 5 लाख बंदे बाहर से क्यों मंगाते हैं हर साल? बंदे नहीं वहां तो। पॉइंट ये है कि पॉपुलेशन सही नंबर में हो, सही स्किल सेट वाली हो, सही एज ग्रुप की हो, ये 3 कंडीशनें हैं, वहां फंसेंगे। हमारे पास जनता तो बहुत है, बट स्किल सेट नहीं है, काम नहीं उनके लिए। जो इतना आप कहते हैं कि इतने यंग लोग हैं, हम कल बात करेंगे उसके बारे में, डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में। वो तभी काम किया अगर काम है उनके पास। अगर वो सड़कों पे घूम रहे हैं, मॉल में मटर गश्ती कर रहे हैं, तो फिर आपकी इकोनॉमी कहां जाएगी बताओ? आप कह रहे हैं मेरे पास हीरे हैं लॉकर में, मैं दिखाऊंगी नहीं, तो भी फिर जंगल में मोर नाचा तो किसने देखा? दिखाओ आप दुनिया को। तो आपके पास यंग लोग हैं, एडवांटेज है अगले 20 साल, आप लो, काम दो उनको, एडवांटेज मिलेगा। चाइना ने खूब एडवांटेज लिया, जापान ने खूब एडवांटेज लिया। अगले 20 साल अगर आपने यंग लोगों को काम नहीं दिया, उनको यूटिलाइज नहीं किया, तो यू आर गॉन। आपकी ये बस भी निकल गई डेमोग्राफिक डिविडेंड वाली। जो आप कहते हैं कि हमारी 60% लोग ऐसे हैं जो यंग हैं, तो भाई काम तो है ही नहीं उनके पास, यंग का क्या करना है? तो यंग में जो इतनी जो ये आने वाले समय में बहुत बड़ी सोशल टेंशन बन, क्योंकि जो वेला बंदा है, जो खाली बंदा है, वो अल्टीमेटली करेगा क्या? वैसे कामों में शामिल होगा ना, उल्टे पुल्टे। वो ड्रग्स में जाएगा, वो टेररिज्म में जाएगा, वो इधर